फैक्ट्री उन लोगों के बारे में सोचता रहता है जिन्होंने की लाइट एबिलिटी वाली बच्ची की एक बार प्रशंसा की थी और फिर वो सोचता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सभी लोग जो टीएन की प्रशंसा कर रहे थे कहीं वो अब उसके दुश्मन तो नहीं बनने वाले हैं। यह सब सुनकर ओलिवियर कहती है कि तो फिर क्या ऐसा है कि टीएन के बाद भी लोगों का एक समूह होगा, और प्रिंस एंड्रोस कहते हैं कि हाँ ये संभव हो सकता है और एस्टेरियन जिनके पास की टीएन है उन्हें भी लोग दुश्मन के रूप में मान सकते हैं। लेडियन कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, अगर वे ऐसा करते हैं तो वे वैसे भी एस्टेरियन की तुलना में कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री भी लेडियन की बातों में हमें हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ आपने सच कहा, जब तक कि सभी बड़े परिवार एकजुट नहीं हो जाते तब तक उनके पास कोई मौका नहीं है। लेडियन और फेड्रिक की बातों को सुनकर ओलिवियर चिल्लाते हुए कहती है कि वैसे भी वोल्फगैंग परिवार को इससे दूर रखो, मैं अपने बच्चे की रक्षा कर सकती हूँ। यह सुनकर लेडियन कहता है कि क्या कहा आपने, आपका बच्चा, क्योंकि वह मेरी छोटी बहन है, आप यह कैसे कह सकती हैं। प्रिंस एंड्रोस उन सब से कहते हैं कि आप सब ठीक कह रहे हैं, वैसे भी कोई भी परिवार सिर्फ एक बच्चे की एबिलिटी की चाहत के लिए अचानक से रातों रात एकजुट नहीं हो सकते हैं। प्रिंस एंड्रोस इन सब बातों को सुनकर विचार करते हैं कि वैसे भी छोटी मोटी धमकियां तो केवल एस्टेरियन द्वारा ही नहीं बल्कि मेरे द्वारा भी दी जा सकती हैं और इन सब को निपटाया जा सकता है। प्रिंस एंड्रोस टीएन के पास जाते हुए कहते हैं कि आपको इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टीएन, क्योंकि एस्टेरियन परिवार पहले से ही जवाबी उपाय तैयार कर रहा होगा। टीएन उनकी बातों को सुनकर हल्का सा उदास हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। ड्यूक आल्फियस और लॉर्ड कार्कस आपस में बातें करते रहते हैं और आल्फियस कहते रहते हैं कि क्या सभी बच्चे सो गए हैं, और कार्कस कहते हैं कि हाँ वे सभी सो गए हैं। ड्यूक आल्फियस इस बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और वो कहते रहते हैं कि सच में इन सब से सभी बच्चों को सदमा लगा होगा और यह टीएन की सबसे पहली यात्रा थी और ऐसा कुछ होना ही था। ड्यूक आल्फियस को गुस्सा आता रहता है और वो अपनी बेंच को बजाते हुए कहते रहते हैं कि चैंडर वह बहुत ही ज्यादा कमीना है, आखिर वह 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ड्यूक कार्कस कहते हैं कि पिताजी धीरे, बच्चे अभी सो रहे हैं, वह जाग जाएंगे, और वैसे भी हम अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अधिक से अधिक लोगों को संगठित कर रहे हैं और हमने स्कॉट नाइट की संख्या को भी बढ़ा दिया है और बच्चों को फिलहाल के लिए बाहर जाने से बचने की सलाह भी दे दी है। यह सुनकर ड्यूक आल्फियस कहते हैं कि यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मुझे ऐसा लगता है कि यदि यह एक ऐसी योग्यता होती जो रक्षा करने में सक्षम होती तो यह बहुत ही ज्यादा बेहतर होता, और यह सोचना कि उस लेजेंड की शक्ति उस छोटी सी बच्ची की रक्षा भी नहीं कर सकती है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और लॉर्ड कार्कस यह सब सुनकर कहते रहते हैं कि यह तो ऐसा कुछ है जो देर सबेर तो होना ही था, और वैसे भी जब तक टीएन के पास लाइट एबिलिटी की पावर्स हैं, अगर अफवाहें नहीं फैली होती तो भी कोई न कोई अन्य परिवार अंततः उस बच्ची को निशाना बना ही लेता। टीएन की पावर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए ड्यूक आल्फियस भी यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अंत में योर मैजेस्टी भी टीएन को रॉयल प्रिंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। ड्यूक आल्फियस लॉर्ड कार्कस से कहते हैं कि केवल संदेह के आधार पर नेस्टेरियन से पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसके बजाय हमें यह सुनिश्चित करने का तरीका ढूंढना होगा कि कोई भी टीएन के हाथ भी न लगा पाए। यह सुनकर लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि तो क्या फिर आप भी यही सोच रहे थे पिताजी। ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि आप पहले से ही जानते थे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, वैसे क्या आपके लिए यह ठीक रहेगा। और लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यह सब फेड्रिक के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूर बात है। और लॉर्ड आल्फियस कहते हैं कि यह तो आपने सच कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और टीएन को दिखाया जाता है जहाँ पर टीएन बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस करती रहती है और सोचती रहती है कि मेरी वजह से एस्टेरियन सबके दुश्मन बन गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। मैं बस किसी न किसी तरह एस्टेरियन की मदद करना चाहती थी और एक उपयोगी बच्ची बनना चाहती थी। टीएन रोते हुए सोचती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि
मेरा यहाँ आना शुरुआत से ही गलत था और अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। क्या आप सो गई हैं? और टियन ऊपर देखते हुए सोचती है, पिताजी। टियन अपनी एनिमल फॉर्म में होती है, इसीलिए वे कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। यह देखकर ड्यूक कार्सिस सोचते रहते हैं कि क्या सच में टियन सो गई है? मैं तो बस उसका चेहरा देखने के लिए यहाँ आया था। टियन जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और कहती है कि ओह, मुझे माफ करना पिताजी, मैं बस एक पल के लिए भटक गई थी। ड्यूक कार्सिस स्माइल करते हुए कहते हैं कि आपको निश्चित रहना चाहिए, मैं तो बस यहाँ पर देखने आया था कि आप ठीक से सो तो रही है ना। टियन के पिलो और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा रोई है और यह देखकर ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि क्या आप रो रही थी? क्या आज जो कुछ भी हुआ आपको उस बारे में चिंता है? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, हमने इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय किया है। टियन अपने सिर को झुकाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सब मेरी वजह से एस्टीरियन परिवार को झेलना पड़ रहा है। मैंने इन सब से सभी को खतरे में डाल दिया है, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। टियन को इस तरह दुखी देखकर लॉर्ड कार्सिस उसे सहलाते हुए कहते हैं कि टियन, इन सब के दोषी वे लोग हैं जिन्होंने यह योजना बनाई है, आप नहीं, और इन सब के लिए आपका माफी मांगने का कारण नहीं है, इसीलिए आपको माफी भी नहीं मांगनी चाहिए। और आपको यह बात सुननी चाहिए टियन, जब से हमने लीना को खोया है हमारा परिवार लंबे समय से दुखद रहा है, लेकिन इन सब के बाद में आप यहाँ हमारे घर में एक रोशनी की तरह लौटी और उसने हमारे घर को उल्लास और गर्मजोशीली हंसियों से भर दिया। ड्यूक कार्सिस टियन को गले लगाते हुए कहते हैं कि आप हमारे लिए खुशी हैं और कुछ नहीं, इसीलिए हम आपकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और आपकी रक्षा करना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर टियन अपने पिता को गले लगा लेती है और रोने लगती है। टियन, आपको इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, आप मेरी प्यारी बेटी हैं और सब ठीक है। यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि मैं भी इसी तरह सभी को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और ड्यूक जेंडर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कह रहे होते हैं कि तो फिर एस्टीरियन का क्या। और कॉर्नेलिया कहती है कि अभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की है और ड्यूक जेंडर कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और मूर्ख है और अंदर बैठकर घबरा रहे होंगे। ड्यूक जेंडर विचार करते रहते हैं कि 6 परिवार जो कि एम्पायर की सुरक्षा करते हैं, जल वंश को छोड़कर जिसका की सफाया कर दिया गया है, ज्वालामुखी का एस्टीरियन, बर्फ का नेस्टीरियन, हवा का वोल्फगैंग और बिजली का इकर, हरियाली का अर्ने। इन 5 वंशों में से वोल्फगैंग ने एस्टीरियन का पक्ष लिया है, लेकिन इन 2 परिवारों को छोड़कर शेष तीनों एकजुट हो जाएं तो एक छोटे से बच्चे से निपटना असंभव नहीं होगा। मैंने इस चीज का कभी विचार नहीं किया था कि एक छोटी सी चीज को खोने की कीमत इतनी बड़ी होगी और मुझे इस बात पर लानत है कि एस्टीरियन तक पहुंचने के बाद ही उसकी एबिलिटी प्रकट हुई थी। अगर मुझे इस बात का एहसास होता कि उसमें लाइट एबिलिटी है तो मैं इस मामले को बहुत ही ज्यादा सावधानी से संभालता। ड्यूक जेंडर अपने दांतों को कसते हुए सोचते हैं कि यदि उनके पास अभी टियन होती तो कोई और ही बात होती। वह गुस्से से कहते रहते हैं कि लीना, आखिर आप अभी भी हमें इतना दर्द क्यों दे रही हैं? अपने पिता को यह कहते देखकर कॉर्नेलिया उनके पास जाती है और उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहती है कि पिताजी, आपको इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास ही हूँ और मैं अपनी बहन के हिस्से को जरूर पूरा करूंगी, आप समझ सकते हैं। और ड्यूक जेंडर उसके हाथ को हटाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि लीना का एस्टीरियन के लिए क्या मतलब था और वो इस परिवार के लिए क्या थी। वह वापस से दूसरी ओर देखते हुए कहते हैं कि आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगी और आप यहाँ से चली जाइए। और यह सुनकर कॉर्नेलिया गुस्से से अपने पिता को देखती रहती है। कॉर्नेलिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सोचती रहती है कि बस पिताजी, अब आपको रुककर सब कुछ देखना होगा। लीना की बजाय जो कि व्यर्थ ही मारी गई, लीना के द्वारा अपना हाफ ब्रीड छोड़ा गया बच्चा जो कि किसी काम का नहीं है, उसके बजाय रोविन और मैं यह साबित करेंगे कि हम कहीं ज्यादा अधिक उपयोगी हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और टियन अपने भाइयों के साथ अपनी एनिमल फॉर्म में बैठी रहती है और अचानक से उसे आवाज आती है, माय लेडी। यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि यह आवाज तो सुनी सुनी लग रही है और वो उस ओर
देखती है और देखती है कि वहाँ पर रे भी एक बिल्ली के रूप में आई हुई थी। टियन को इस तरह से देखकर रे समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है और वो कहती है कि मैं इस रूप में इसीलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अकेलापन महसूस ना करें। हमने नियमित रूप से एनिमल फॉर्म में आपके साथ रहने का निर्णय लिया है, इसीलिए मुझे आपको लेकर चलने दीजिए माय लेडी। रे टियन को अपने मुंह से उठाकर ले जाती रहती है और कहती है कि टियन यहाँ पर एस्टेरियन में सभी सेवक कैट एनिमल हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश निवासी भी कैट एनिमल ही हैं। सामान्य प्रजातियों के जानवरों का यहाँ पर साथ मिलकर रहना एक प्रकार से आम बात है और ओलिवियर के वोल्फगैंग परिवार में यहाँ तक कि सभी प्रकार के सर्वेंट भी डॉग प्रजाति के ही हैं। और यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं। रे टियन को नीचे उतारती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है कि हम आपको वह स्थान दिखाएंगे जहाँ पर हम सभी विश्राम करते रहते हैं। कैट एनिमल होने का एक अलग ही लाभ है और इस स्थान पर हम बहुत ही ज्यादा आराम करते हैं। यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दरवाजा खोलते ही दिखाई देता है अलग अलग प्रकार की कैट्स अलग अलग बॉक्स में बैठी हुई थी और आराम फरमा रही थी। वह बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। टियन को एक पिंक कलर का बॉक्स दिखाई देता है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है और अचानक से उसका भाई वहां आ जाता है और कहता रहता है कि टियन, मैं आपको ढूंढ रहा था, क्या आप इस बॉक्स के अंदर खेल रही हैं? टियन को उस बॉक्स में बैठकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो स्माइल करते हुए कहती है म्याऊ। टियन को देखकर लेडियन कहता है कि बॉक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए? और फैट्री कहता है कि लेडियन, अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें बॉक्स जैसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ऐसे नहीं खेलना चाहिए। लेकिन लेडियन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और बॉक्स में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि फैड्री, आप अपने शब्दों पर अड़े रहिए और इस बॉक्स में मत बैठिए। लेकिन फैड्री भी उस बॉक्स में शर्माते हुए बैठ जाता है और उन्हें देखकर टियन सोचती रहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ समय से ही थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। अगले दिन प्रिंस इयान के लिए बर्थडे पार्टी रखी जाती है और यह पार्टी एस्टेरियन द्वारा रखी जाती है। उन्होंने बहुत सारी चीजें खाने में बनवाई थी और एक बड़ा सारा केक भी उसके लिए तैयार करवाया था। टियन पार्टी के लिए तैयार होते हुए वहां आ जाती है और कहती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा फैंसी और सुंदर है और खाने को देखकर यह लग रहा है कि वह भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फैट्री कहते रहते हैं कि सभी ने कड़ी मेहनत की होगी, हमें अचानक ही क्राउन प्रिंस की जन्मदिन पार्टी करने की तैयारी करनी पड़ी। यद्यपि सच कहूँ तो यह रॉयल भोज की तुलना में बहुत ही मामूली है। और लेडियन कहता रहता है कि पिछले कुछ दिनों से तो रसोइयों की लाइटें भी रात तक जली रहती थी। फैट्री की बातों को सुनकर रसोइये सोचते रहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कहा था कि हम यह करना चाहते हैं। और फैट्री टियन को दिलासा दिलाते हुए कहता रहता है कि चिंता मत करो, हर कोई कर्तव्य की भावना से भरा हुआ है। ओलिवियर कुछ चीजों को टेस्ट करते हुए कहती है कि सचमुच यह सही है, एस्टेरियन शेफ सचमुच बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और वो इसमें बहुत ही ज्यादा जुनूनी है। यह देखकर लेडियन कहता रहता है कि क्या आप पार्टी के शुरू होने से पहले ही सब कुछ खा लेंगी क्या? यह सुनकर ओलिवियर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे तो तुम्हें सबक सिखाना होगा। और वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि मुझे देर नहीं करनी चाहिए, क्या यह पहले से ही शुरू हो चुका है? वह व्यक्ति और कोई नहीं क्राउन प्रिंस इयान रोज थे, जिन्होंने की रेड कलर का सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे थे। उन्हें देखकर सभी कहते रहते हैं प्रिंस इयान रोज, क्या आप आ गए? टियन जल्दी से उनके पास आती है और कहती है कि आपका स्वागत है, आपको आपके 11वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह सुनकर इयान खुश होते हैं और वो टियन से कहते हैं कि क्या आप अच्छी हैं? टियन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ और अब मैं अपनी लाइट एबिलिटी को भी बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकती हूँ और मेरी मैजिकल फिश भी थोड़ी और बड़ी हो गई हैं और वो देखने में सुंदर दिखाई देती हैं। यह सुनकर प्रिंस इयान रोज खुश होते हैं और सोचते रहते हैं कि जब तक कि वह अच्छा भोजन खाती है और स्वस्थ रहती है तब तक सब ठीक है। लेकिन इस बच्ची के लिए अपने प्रयासों को सफल होते देखना सबसे अधिक पुरस्कृत करने वाली बात होगी। प्रिंस इयान रोज
टीएन के सिर को सहलाते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया टीएन, आप बहुत ही ज्यादा अद्भुत बच्ची हैं, इसीलिए आप जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगी और इन्हें नियंत्रण कर लेंगी। फेड्रिक को गुस्से में देखकर ओलिवियर कहती है कि फेड्रिक, आपका मूड बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, और यह सुनकर फेड्रिक कहते हैं कि आपको चुप रहना चाहिए। ओलिवियर कहती रहती है कि क्या आप इस बारे में चिंतित है कि आपकी छोटी बहन को आपसे छीन लिया जा सकता है। यह सुनकर फेड्रिक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि टीएन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और ओलिवियर कहती है कि क्या सच में मुझसे भी ज्यादा, और लेडियन कहता है कि नहीं, वह सबसे ज्यादा मुझे पसंद करती है। फेड्रिक कॉन्फिडेंस के साथ सोचते रहते हैं कि मुझे इन्हें साबित करना होगा कि कौन किसे ज्यादा पसंद करता है, और वह सभी से कहते हैं कि सभी अपनी सीट पर बैठ जाओ और टीएन, आप मेरे पास आकर यहाँ बैठ जाओ। और टीएन उस ओर आते हुए कहती है ठीक है। दूसरी ओर प्रिंसियान रोज एक सीट को पीछे करते हुए कहते हैं कि टीएन वहाँ नहीं, आप यहाँ मेरे पास आकर बैठिए। यह देखकर बटलर और टीएन दोनों ही परेशान हो जाते हैं, और फेड्रिक कहते रहते हैं कि सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था टीएन, इसीलिए आप यहाँ मेरे पास आकर बैठिए। और प्रिंसियान रोज अपनी सीट पर बैठते हुए कहते हैं कि आज मेरा जन्म दिवस है, इसीलिए आपको तो यह याद ही होगा कि इसके बारे में आपने मुझसे एक डील की थी। यह सुनकर फेड्रिक कुछ भी नहीं कह पाता है, और प्रिंसियान रोज टीएन को अपनी ओर बुलाते हुए कहते हैं कि ठीक है टीएन, अब यह डिसाइड हो गया है, इसीलिए आप मेरे पास आकर बैठ जाइए। यह सुनकर टीएन सोचती रहती है कि आखिर वह हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं। प्रिंसियान रोज एक गिफ्ट को टेबल पर रखते हुए कहते हैं कि टीएन यहाँ आओ, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। यह देखकर लेडियन कहता रहता है कि इतना छोटा सा बॉक्स यह क्या है, और प्लीज अब यह मत कहना कि आप अपने वादे से मुकर रहे हैं और कपड़ों के बदले में इसे दे रहे हैं। प्रिंसियान रोज कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और टीएन उस बॉक्स को देखकर आश्चर्य से सोचती रहती है कि आखिर इस बॉक्स में क्या हो सकता है। टीएन उस बॉक्स को अनरैप करती है, और उसमें एक बहुत ही सुंदर सा आइस फ्लावर था, जिसे देखकर टीएन कहती रहती है कि यह फ्लावर तो आइस से बना हुआ है। उस फ्लावर को देखकर फेड्रिक भी आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि क्या यह कहीं वही तो नहीं है, ब्रीथ ऑफ द स्नोफील्ड। और यह सुनकर ओलिवियर आश्चर्य से कहती रहती है कि आखिर यह क्या है, और फेड्रिक कहता रहता है कि यह एक ऐसा फ्लावर है जो बर्फ की चट्टानों पर हर 100 साल में केवल एक ही बार खिलता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह कभी भी मुरझाता नहीं है, कभी भी पिघलता नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसे पकड़ता है उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। और फेड्रिक कहते रहते हैं कि इसके अलावा केवल यह नेस्टेरियन क्षेत्र में ही उगता है, लेकिन मैंने सुना है कि यह इतना ज्यादा दुर्लभ है कि नेस्टेरियन में भी इसे पाना मुश्किल है। लेकिन आपके पास यह कहाँ से आया प्रिंस। प्रिंसियान रोज कहते रहते हैं कि जब इस मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा छोटे थे, तब उन्होंने नेस्टेरियन क्षेत्र से यह उन्हें एक उपहार स्वरूप मिला था, और उन्होंने इसे मुझे उपहार के रूप में दिया था, और अब जब मैं इसे टीएन को दे रहा हूँ तो यह अब टीएन का हो गया है। प्रिंसियान रोज उस फ्लावर को लेते हुए टीएन को देते हुए कहते हैं कि आपको इस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होगी, है ना, इसीलिए आपको इस समय इसे एक बार पकड़ना चाहिए। टीएन आश्चर्य से उस फ्लावर को अपने हाथ में लेती है, और उसके लेते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है, और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। टीएन इतनी ज्यादा खुश थी कि वह अपनी एनिमल फॉर्म में आ जाती है, और सोचती रहती है कि यहाँ तक कि जब मैं एक स्नो लेपर्ड में बदल जाती हूँ तब भी मुझे बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन यह इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं है, इसीलिए यह मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा शीतल है। उस आइस फ्लावर से टीएन को इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ही अच्छे से खेल रही थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। यह देखकर मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि टीएन को यह इतना ज्यादा पसंद आया। यह सब देखकर फेड्रिक कहता रहता है कि ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और लेडियन सोचता रहता है कि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ अस्तित्व में भी है। और ओलिवियर कहती रहती है कि मुझे तो टीएन को शांत रखने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अब वह अपने आप ही शांत रहेगी। उन सभी को इतना आश्चर्य में देखकर प्रिंसियान रोज कहते रहते हैं कि ओ डियर, सर्वेंट की इतनी सारी
परेशानियों को एक चुटकी में ही हल कर दिया है। यह सब देखकर लेडी एन कहते रहते हैं कि प्रिंस इयान रोज, आज आप बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले व्यक्ति लग रहे हैं। प्रिंस इयान रोज लेडी एन को कहते रहते हैं कि अब प्लीज बड़बड़ाना भी बंद करो। मैं वही तैयारी कर रहा हूँ जो कि मैंने वादा किया था, जैसा कि मैंने कहा था। टीएन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस इयान, और इसके अलावा मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया है। यह सुनकर प्रिंस इयान रोज आश्चर्य से कहते हैं कि क्या आपने मेरे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है? और टीएन कहती रहती है कि हाँ, यह मेरे लिए पहली बार है जब मैंने किसी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है और यह शायद सही भी नहीं होगा। टीएन अपने गिफ्ट को वापस से बॉक्स में रख देती है और कहती है कि आप यही मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपका गिफ्ट लेकर वापस आती हूँ। यह सब सुनकर तीनों बहन भाई बहुत ही ज्यादा शॉक में थे और वो सोचते रहते हैं कि क्या सच में टीएन का पहला गिफ्ट, और वो भी इस व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कि इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। यह सब देखकर प्रिंस इयान रोज कहते रहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की ईर्ष्या से जलने की आवाज सुनाई दे रही है और अचानक से दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं आ गई। टीएन का बॉक्स उसकी हाइट जितना था और वो शर्माते हुए कहती रहती है कि क्या यह बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है? मैंने इसे कई सारी परतों में लपेटा है और मैंने ऐसा इसीलिए किया है ताकि इसे किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। और प्रिंस इयान टीएन के पास आते हुए कहते हैं कि नहीं, अगर कोई समस्या न हो तो क्या मैं इसे अभी खोल कर देख सकता हूँ? यह सुनकर टीएन घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि जब आप महल में पहुँच जाएंगे तो इस बॉक्स को खोल लेना, क्योंकि आप अभी खोलेंगे तो यह मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा। टीएन सोचती रहती है कि अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया तो मुझे इसके बारे में चिंता है, इसीलिए ऐसा है। और प्रिंस इयान रोज कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं महल में अकेला रहूंगा तब इसे खोलूंगा। और यह सुनकर टीएन शुक्रिया कहती है। ड्यूक अल्फियस उन्हें चेक करने के लिए वहां आए थे और वो चुपके से देखते हुए सोचते रहते हैं कि यह देखकर लग रहा है कि वह सभी खुश हैं और बहुत ही खुशी से बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है कि योहानेस काफी अकेले हैं, लेकिन अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा खुश हैं और यह एक राहत की बात है। टीएन और इयान को इस तरह से देखकर वह सोचते रहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। और लेडी एन कहता है कि आखिर यह विचार किसका था। और ओलिवियर कहती रहती है कि अब से जब भी इयान आसपास हो तो प्लीज मुझे मत बुलाना, यह बहुत ही थका देने वाला है। बाकी बहन भाइयों का व्यवहार इस तरह से देखकर ड्यूक अल्फियस सोचते रहते हैं कि आखिर अचानक से यह क्या हो रहा है, आखिर वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। प्रिंस इयान अपने पैलेस पर वापस जाते रहते हैं और उनके सर्वेंट उनसे कहते हैं कि प्रिंस इयान रोज, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। यह सुनकर प्रिंस इयान कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। प्रिंस इयान विचार करते रहते हैं कि यह सब इतना आसान था कि इसे पार्टी कहना मुश्किल था, लेकिन यह वास्तव में एस्टीरियन का विचार था, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे खर्चीली चीजें पसंद नहीं है। और वह सब इतना अलग भी नहीं था, हल्के मन से हंसना और बातचीत करना। मैंने इस बात का विचार किया था कि कभी भी मैंने इस तरह से अपने जन्मदिन को इतने आनंद और आराम से नहीं मनाया है। प्रिंस इयान रोज अपने सर्वेंट से स्माइल करते हुए कहते हैं कि इससे पहले मेरा जन्मदिन इस तरह से नहीं मनाया गया था और यह जन्मदिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था और बहुत ही ज्यादा उत्तम था। कुछ समय बाद प्रिंस इयान रोज अपने पैलेस पर पहुंच जाते हैं और वो अपने रूम में एक टेबल पर उस गिफ्ट को रखते हुए कहते रहते हैं कि अब मुझे चेक करना चाहिए कि इस गिफ्ट में क्या है। प्रिंस इयान रोज खुशी से उस गिफ्ट को अनरैप करते हैं और उसमें एक और बॉक्स दिखाई देता है और वो वापस से उस बॉक्स को अनरैप करते हैं और उसमें वापस से वही बॉक्स निकलता है। ऐसे बहुत सारे बॉक्स निकल जाते हैं। इस तरह से गिफ्ट को पैक करा हुआ देखकर
प्रिंस यान रोज सोचते रहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना अधिक लपेटा हुआ हो सकता है। टीएन ने इसे प्रिपेयर करने में काफी प्रयास किया होगा। उस गिफ्ट को अनरैप करते ही उसमें एक गोल्डन कलर का ग्लास से रैप किया हुआ गिफ्ट था, जिसमें कि गोल्डन कलर की लाइट शाइन कर रही थी। इसके अलावा उसमें एक लेटर भी रखा हुआ था जो कि टीएन द्वारा लिखा गया था। उसे देखकर प्रिंस यान रोज कहते रहते हैं कि यह एक पवित्र सी वस्तु है जो कि अपनी लाइट को चारों ओर फैला रही है। और क्या एस्टीरियन के पास इस तरह का उपहार था? प्रिंस यान रोज उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें कि टीएन ने लिखा हुआ था कि इस वस्तु को ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहां पर बिल्कुल भी प्रकाश ना हो। और यह पढ़कर प्रिंस यान रोज सोचते रहते हैं कि आखिर टीएन ने ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? कहीं यह ऐसा स्थान तो नहीं है जहां पर बिल्कुल भी प्रकाश ना हो? क्या यह अपंतरिक्ष हो सकता है जो कि मेरे मैजिक के उस पार है? यह बहुत ही ज्यादा उजड़ा और खराब दृश्य है। वह बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा होगा, जो कि ऐसी जगह है जहां पर मेरी यादों के अवशेष हैं, जैसे कि उस स्थान के बारे में किसी को भी नहीं पता है और उस स्थान का पता केवल टीएन को ही है। प्रिंस यान रोज उस पवित्र चीज को देखते हुए सोचते रहते हैं कि लेकिन अब तक मेरे द्वारा लाई गई कोई भी चीज अपनी रोशनी को बरकरार नहीं रख पाते हैं। पवित्र अवशेष कोई अपवाद नहीं थे। अगर मैं बिना किसी कारण के इसे अंदर ले जाऊं और यह प्रकाश गायब हो जाए तो? वह ध्यान से उस मैजिकल बॉल को देखते रहते हैं और विचार करते हैं कि यह पहली बार है जब किसी ने मुझे इस तरह का उपहार दिया है। टीएन, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा। प्रिंस यान रोज अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हैं और एक पोर्टल खोलते हैं जिसके पार होकर वह उप अंतरिक्ष स्थान पर आ जाते हैं उस मैजिकल बॉल को लेकर। वह वहां आकर चारों ओर देखते रहते हैं और वहां पर टीएन वाला पिलो दिखाई देता है जिससे उन्हें उसकी याद आती है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एक स्थान बैठने के लिए ढूंढते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। प्रिंस यान रोज उस मैजिकल बॉल को फर्श पर रख देते हैं और देखते रहते हैं कि चलो इसे देखते हैं, और वो कुछ देर में बंद होने लगता है। यह देखकर वह विचार करते रहते हैं कि इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती, मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा इससे पहले कि यह गायब हो जाए। प्रिंस यान रोज उस मैजिकल बॉल को देखते रहते हैं और अचानक से धीरे धीरे उसमें उसकी मैजिकल लाइट वापस से आने लगती है और तेज रोशनी हो जाती है। यह देखकर प्रिंस यान रोज सोचते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। अचानक से उन्हें टीएन दिखाई देने लगती है और यह देखकर वह सोचते रहते हैं कि यह तो आप है टीएन। आपने इस मैजिकल अवशेष में अपनी शक्ति को भर दिया है और आप इसके प्रकाश को बुझने नहीं दे रही हैं। उसमें एक फ्लावर खिल जाता है जिसे देखकर प्रिंस यान रोज सोचते रहते हैं कि यह एक ऐसा प्रकाश है जो कि निरंतर खिलता रहेगा और ये कभी भी अंधकार में नहीं डूबेगा और शाइन करता रहेगा। प्रिंस यान रोज मैजिकल बॉल को अपने हाथ में ले लेते हैं और सोचते रहते हैं कि अब टीएन की ऊर्जा मेरे पास है और मेरे साथ है, इसीलिए अब मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। रात हो जाती है और टीएन रे से कहती रहती है कि क्या आपको सच में लगता है कि प्रिंस यान रोज को वह पसंद आएगा? और रे टीएन को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल माय लेडी, आपने उस मैजिकल लाइट को कैद करने में पूरे 3 दिन बिताए हैं और उन्हें आपका गिफ्ट पसंद आया होगा और वह उसे पाकर प्रसन्न होंगे। टीएन विचार करती रहती है कि चूंकि लॉर्डियन एक क्राउन प्रिंस है, उनके पास सभी प्रकार की बहुमूल्य चीजें अवश्य होंगी, लेकिन उस उपस्थान के अंदर जहां पर मैं गई थी वहां पर केवल पुरानी टूटी हुई चीजें ही हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वहां पर भले ही थोड़ी सी रोशनी हो, लेकिन वहां पर रोशनी हो, क्योंकि इस तरह से लॉर्डियन को उस स्थान पर कम अकेलापन महसूस होगा। सबके अलावा अब मुझे और भी कड़ा अभ्यास करना चाहिए ताकि मैं उस स्थान पर और भी बड़ी रोशनी ला सकूं। कुछ दिनों बाद एस्टेरियन मेंशन में सर्वेंट फुसफुसाते रहते हैं कि क्या सच में वह मैडम एस्टेला है? हाँ, आपने सच
कहा वह मैडम एस्टेला ही है। और इसके अलावा इस बारे में मैंने योहानेस क्राउन प्रिंस से भी सुना है। मैडम एस्टेला कहती रहती है कि उन्होंने कहा है कि यंग लेडी लुमिनेरिया के लिए एक ड्रेस चाहती है, और चूंकि यहाँ पर कई सारे फेस्टिवल इवेंट होने वाले हैं, इसीलिए हमें कम से कम 2 या 3 दिन कार्यक्रम बनाने होंगे। ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि मैडम, मैंने सुना है कि केवल आप शाही परिवार और नोबल वर्ग के लोगों के लिए ही कपड़े डिजाइन करती हैं। और मैडम स्टेला कहती है कि यदि आप मेरी विधि से अनुरोध करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं। ड्यूक आल्फियस अपने सर को पकड़ते हुए विचार करते हैं कि तो इसीलिए इन बच्चों ने ऐसा किया। उन्होंने योहानेस क्राउन प्रिंस के साथ उनकी बर्थडे पार्टी और टीएन की पोशाक के लिए एक सौदा किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि माहौल अजीब था। ये युवा पहले से ही मोल भाव करना सीख रहे हैं। मैडम स्टेला कहती है कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है, क्या आप यंग लेडी को बुला सकते हैं। और ड्यूक आल्फियस कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, यदि आप यहाँ है ही तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर मैडम एस्टेला आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि क्या आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह सुनते हुए मैडम जल्दी से अपनी डायरी को निकालती है और उसमें लिखते हुए कहती है कि उसकी गोल्डन कलर की आईज है, वो लाइट एबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है, जो कि एक स्नो पैंथर है। यह बहुत ही ज्यादा रोचक है। टीएन मेजरमेंट के लिए आ जाती है। रेड हेयर लेडी उसके मेजरमेंट लेती रहती है और लेडी एस्टेला कहती रहती है कि आपको देखकर मेरी इंस्पिरेशंस बढ़ती जा रही है। यह सुनकर टीएन कहती है कि क्या सच में मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशन हूँ। मैडम एस्टेला टीएन से स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज पहने, कोई सा भी रंग पहने, आप पर अच्छा लगेगा, लेकिन क्या मैं यह जान सकती हूँ कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। टीएन विचार करती रहती है कि वह रंग जो एस्टीरियन का प्रतीक है, हमारे परिवार का रंग है, और कहती है कि गोल्डन। यह सुनकर मैडम एस्टेला स्माइल करते हुए कहती है कि गोल्डन, मुझे भी यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैडम एस्टेला टीएन के ब्रोच को देखते हुए कहती है कि यह ब्रोच एक मूर्ति जैसा दिखाई दे रहा है, क्या यह खास है। टीएन स्माइल करते हुए कहती है कि यह आइस से बना हुआ फ्लावर है जो ओडियान ने मुझे उपहार के रूप में दिया है। मेरे पिता ने इसे एक ब्रोच में बदल दिया है ताकि मैं हर समय इसे अपने साथ रख सकूं। मैडम एस्टेला कहती है कि यह ब्रोच आपको सूट कर रहा है, मुझे एक ऐसी पोशाक बनानी चाहिए जो कि इस ब्रोच से मेल खाती हो। वह अपनी डायरी में लिखते हुए सोचती रहती है कि यह योहानेस क्राउन प्रिंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मैडम एस्टेला टीएन से कहती है कि अब जब मैंने सभी प्रकार के मेजरमेंट ले लिए हैं तो क्या आप अपने परिवर्तन रूप के साथ आगे बढ़ेंगी। टीएन कहती है कि क्या आप भी मेरे स्नो पैंथर वाले रूप की आवश्यकता है, क्या मुझे उसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। टीएन के ग्रैंडफादर ने पूरे आधे घंटे तक उसकी प्रशंसा की थी और मैडम एस्टेला कहती है कि इसके बारे में आपके ग्रैंडफादर ने मुझसे अनुरोध किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी कोई चीज बनाई जाए जिसे आप स्नो पैंथर के रूप में भी पहन सके। टीएन विचार करती रहती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपने आप को फिर से छुपाना पड़ेगा और वो अपनी एनिमल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सोचती रहती है कि क्या मुझे ऐसे ही खड़ा रहना होगा। मैडम स्टेला टीएन को इतने प्यारे रूप में देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि असिस्टेंट, मेरे पास मेजरमेंट टेप लेकर आओ। मुझे इसके इस रूप को व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से स्पष्ट रूप से कैद करना होगा। और असिस्टेंट कहती है कि ठीक है, अभी लाई। एस्टेला बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो टीएन को मेजर करते हुए सोचती रहती है कि मैंने इससे पहले कभी इतना कोमल और मनमोहक प्राणी कभी नहीं देखा है। टीएन को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और मैडम एस्टेला उसे हर एक तरीके से मेजर करती रहती है और विचार करती है कि इसे इस तरह से देखकर मेरी दशकों पुरानी डिजाइन प्रवृत्ति जागृत हो गई है और मैं इस पवित्र स्नो पैंथर को बहुत ही प्यारे और आकर्षित तरीके से प्रकाशित करूंगी। टीएन का मेजरमेंट पूरा हो जाने के बाद में मैडम एस्टेला वहां
वहाँ से जाते हुए टीएन को एक फ्लाइंग किस देते हुए कहती है कि मैं इस ड्रेस का कार्य आज रात को ही स्टार्ट कर दूंगी, आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर उत्कृष्ट कृति बनाऊंगी, इसीलिए मेरी प्यारी सी स्नो पैंथर बच्ची बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं चलती हूँ। यह सब सुनकर टीएन और उसके सभी सर्वेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो विचार करते रहते हैं कि यह सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उस भावना को अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि वह कितनी ज्यादा खुश थी। मैडम एस्टेला मेजरमेंट लेकर चली जाती है और सभी उन्हें बाव करते हुए बाय करते हैं और सभी सर्वेंट अपनी मिस्ट्रेस को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ओलिवियर और टीएन पढ़ाई करती रहती है और ओलिवियर कहती है कि आपको इसे समझना चाहिए, इन दोनों का उच्चारण समान है लेकिन अक्षर थोड़े अलग हैं। और टीएन समझते हुए कहती है कि हाँ, यह हिस्सा थोड़ा अलग है और अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वह कहते हैं कि अंदर आ जाओ और रे अंदर आते हुए कहती है कि मिस चित्रकार आ गए हैं पेंटिंग बनाने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब इस बारे में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह सुनकर टीएन कहती है कि ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, हमें जाना चाहिए। रे स्माइल करते हुए जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वे अगले 5 दिनों तक पेंटिंग करने के लिए रुकेंगे, आपको अपना समय लेना चाहिए और आराम से वहाँ चलना चाहिए। यह सुनकर टीएन आश्चर्य से कहती है कि 5 दिन और ओलिवियर कहती है कि वाह, इसका मतलब यह है कि वह कई सारे चित्र बनाने वाले हैं, जब पेंटिंग पूरी हो जाएगी तो मुझे भी एक मांगनी चाहिए। यह सुनकर सोता हुआ लेडियन जाग जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आपको अपनी लाइन में रहना चाहिए। मैं फैक्ट्री और पिताजी ने बड़ी ही मुश्किल से एक एक टुकड़े को सुरक्षित रखा है। और यह सुनकर ओलिवियर कहती रहती है कि आप कभी भी कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी बातों पर आपका ध्यान जरूर होता है। वो दोनों ही बुलाए अनुसार उस ओर जाती रहती है और टीएन सोचती रहती है कि यह मेरे लिए पहली बार है जब मैं पेंटिंग करने वाली हूँ, क्या मैं 5 दिनों तक अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगी। पेंटिंग बनाने के लिए बहुत सारे चित्रकार आए हुए थे और उन सब के पास अपने अपने पेंटिंग्स के टूल्स थे, जिन्हें देखकर टीएन सरप्राइज हो जाती है और कहती रहती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लॉर्ड कार्सिस टीएन से कहते रहते हैं कि पेंटिंग करते समय हमें लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रहना पड़ता है, इसीलिए हम कई अलग अलग पेंटिंग बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने पूरे परिवार की एक पेंटिंग भी बनवाएंगे। एक बार जब यह पूरा हो जाएगा तो इसे मुख्य हॉल में सबसे अधिक दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह सुनकर टीएन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हुए कहती है कि मेन हॉल में मैं इसका इंतजार नहीं कर सकती, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लॉर्ड कार्सिस कहते रहते हैं कि जब आपके भाई और ग्रैंडफादर तैयार हो जाएंगे तो हम पारिवारिक पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे, एक साथ रहने से तनाव कम रहने में मदद मिलेगी। यह सुनकर टीएन स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। टीएन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और विचार करती रहती है कि इस विशाल भवन में सबके साथ में मेरी एक पेंटिंग होने का विचार, यह मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। इसके अलावा हर कोई मेहमान जो कि उस पेंटिंग को देखेगा तो वह मुझे एक एस्टीरियन बच्ची के रूप में समझेगा, है ना। मैं इसे सोचकर ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सुबह हो जाती है और टीएन उठ जाती है। वह बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी और सोचती रहती है कि आज पेंटिंग का आखिरी और 5वां दिन है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। स्थिर रहना जितना कि मैंने सोचा था यह उससे कई ज्यादा कठिन है। और पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति कहते रहते हैं कि मिस, आपको सांस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। और यह सब सुनकर मुझे इतनी चिंता हो रही थी कि मेरे कारण कहीं वह पेंटिंग खराब न हो जाए। टीएन यह विचार
करते हुए जल्दी से उठती है कि लेकिन अगर मैं आज ही इन सब से बाहर निकल जाऊं तो यह सब खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन हर कोई इस सब से बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए मैं इसे थोड़ी देर और सहन करने की पूरी कोशिश करूंगी। रे जल्दी से टीएन के पास आती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी और स्माइल करते हुए कहती है कि मिस मैडम स्टेला के कपड़े अंततः आ ही गए हैं। यह सुनकर टीएन कहती है कि इतने जल्दी। रे कहती रहती है कि यह कोई पोशाक नहीं है बल्कि यह एक ऐसा परिधान है जो आपके एनिमल रूप के लिए तैयार किया गया है। ऐसा लगता है कि टीचर ने इसे एक निश्चित तिथि तक तैयार करने को कहा था, इसीलिए उन्होंने इसे पहले ही भेज दिया। लेकिन एक और बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वह इस बारे में बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी कि उन्होंने इसके लिए बहुत सारे असाधारण प्रकार के परिधान तैयार किए हैं और इसके अलावा उन्होंने वही कपड़े चुने हैं जो कि आपके पहनने के लिए आरामदायक हो। टीएन विचार करती रहती है कि आखिर वह कितने असाधारण हो सकते हैं और रे से कहती है कि तो क्या इसका मतलब यह है कि आज मुझे अपने स्नो पैंथर के रूप में ही रहना चाहिए। और रे कहती है कि हाँ ऐसा लगता तो है, क्या आप इससे ठीक तो रहेंगी। और टीएन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जब मेरे पास स्नो फ्लावर है तो मुझे अब गर्मी महसूस नहीं होती है और एनिमल रूप में होने से मुझे कोई कठिनाई महसूस भी नहीं होती। यह सुनकर रे खुश होती है और कहती है कि मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई माय लेडी। ग्रैंडफादर आल्फियस भी तैयार हो गए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह परिवार के मुखिया हैं और उन्हें इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं हैं। अपने ग्रैंडफादर को इतनी हैवी ड्रेस में देखकर लेडियन कहता रहता है कि क्या ग्रैंडफादर कैपिटल की ओर जा रहे हैं और फेडरिक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी पोशाक को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह रॉयल योहाइनेस के स्तर के लग रहे हैं। ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि यह एक ऐसी पेंटिंग है जो एस्टीरियन विरासत के रूप में रहेगी, इसीलिए इसमें चाहे जितना भी प्रयास किया जाए यह पर्याप्त नहीं होगा। और लेडियन कहता है कि ग्रैंडफादर क्या आज टीएन की पोर्ट्रेट बनाने का नहीं था। सुनकर ग्रैंडफा आल्फियस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं टीएन के लिए एक पद स्तंभ हूँ। यह सुनकर लेडियन सोचता रहता है कि आखिर ग्रैंडफादर को क्या हो गया है, आखिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और फेडरी विचार करता रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी का काम से बाहर जाना भी दादाजी की योजना का हिस्सा ही होगा। अचानक से आवाज आती है कि यंग लेडी तैयार है। यह सुनकर ग्रैंडफादर पीछे की ओर देखते हैं। रे टीएन को लेकर आ जाती है और वो अपने स्नो पैंथर रूप में थी, जिसने की रेड कलर की पोशाक पहनी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। टीएन को इतनी क्यूट फॉर्म में देखकर लेडियन और फेडरी कहते रहते हैं कि वह तो एक प्रिंसेस की तरह लग रही है और ग्रैंडफादर विचार करते रहते हैं कि सच में वो एक स्नो लेपर्ड प्रिंसेस लग रही है। ग्रैंडफादर टीएन को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं, अपने ग्रैंडफादर की गोद में आ जाओ। या फिर ऐसा लगता है कि आप मेरी गोद में ही रहना चाहेंगी, हमें किस प्रकार का पोज करना चाहिए। लेडियन कहता है कि मैं केवल टीएन की ही एक पेंटिंग चाहता हूँ, मैं इससे अपने अकेडमी के हॉस्टल कक्ष में लगाने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन ग्रैंडफादर भी इसमें शामिल हैं। यह सुनकर फेडरी कहता रहता है कि मुझे ग्रैंडपा के लिए बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अचानक से ओलिवियर भी वहाँ आ जाती है और वो लेडियन को आवाज लगाते हुए कहती है कि स्टूपिड ब्लैक पैंथर यहाँ आओ। यह सुनकर लेडियन गुस्से से कहता है कि क्या कहा आपने। ओलिवियर स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने एक चित्रकार को इसके लिए रिश्वत दी है और इसीलिए मैंने उन्हें कहा है कि वह सिर्फ टीएन का ही पोर्ट्रेट बनाए और ग्रैंडफादर को छोड़ दे। और चूंकि मैंने उसकी 3 पेंटिंग बनाने के लिए कहा है, इसीलिए आपको अगर वह चाहिए तो उसका भुगतान करना होगा। यह सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते रहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा बुरी हैं। और ओलिवियर स्माइल करते हुए कहती रहती है कि या फिर ऐसा करते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बदले में आप मुझे लुमिनेरिया में एक एहसान देंगे। लेडियन कहता है कि मैं तुम्हें अपना पूरा भुगतान देने के
लिए तैयार हूँ। और फेड्री कहता है कि ठीक है, हम समझ गए, हम एक एक पोर्ट्रेट लेने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर ओलिवियर कहती है कि ठीक है। अगले पल टियन बहुत सारी ड्रेसेस उन्हें पहनकर दिखाती है, जिनमें की एक बहुत ही सुंदर सी हैट थी जो कि टियन पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसके अलावा एक हैट जिसमें की टियन बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा लेसों से सजा हुआ था। इतने सारे क्यूट से आउटफिट को देखकर वह तीनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और सोचते रहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सुंदर और क्यूट आउटफिट हैं, जिन्हें चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। टियन कहता रहता है कि क्या आपके पास ज्यादा पैसे हैं, और ओलिवियर अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है कि मैंने यह सब खर्च कर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे कपड़े होंगे। अपने ग्रैंडफादर को इस तरह का व्यवहार करते देखकर ओलिवियर कहती रहती है कि ग्रैंडफादर, क्या आप बहुत ही ज्यादा नहीं कर रहे हैं? आप पूरे दिन टियन को अपनी गोद में ही रखे हुए हैं, यहाँ तक कि थोड़े बहुत टियन के अकेले में पोर्ट्रेट हैं, वह भी ग्रैंडफादर के लिए ही हैं। फेड्री अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं सिर्फ एक पोर्ट्रेट से ही खुश हूँ। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में मुझे टियन के कई सारे प्यारे पल देखने को मिले हैं। यह देखकर टियन कहता रहता है कि फेड्री, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पहले तो रोना बंद कीजिए। ओलिवियर कहती है कि इस स्थिति में तो हमारे पास ग्रैंडफादर के कमरे से गुप्त रूप से एक पेंटिंग चुराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फेड्री कहता रहता है कि बिल्कुल नहीं, आपको लगता है कि आप कहाँ जा रही हैं, और टियन कहता रहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आंट से कह दूंगा। यह सुनकर ओलिवियर को कुछ याद आता है और वो कहती है कि अरे, मैं तो बताना ही भूल गई कि आज वह दिन है जब पिताजी और माताजी यहाँ पर आने वाली हैं। जल्द ही एस्टेरियन मैंशन पर मेहमान आ जाते हैं और वो कैरिज से उतरते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर आए हुए अरसा हो गया है, और लेडी कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा। हालांकि हम यहाँ पर अक्सर ओलिवियर को भेजा करते थे, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं लीना के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, और मैं अपने आप को कभी भी तैयार नहीं कर पाई कि मैं एस्टेरियन में आ सकूं। सिल्वर हेयर व्यक्ति कहता रहता है कि वे कहते हैं कि घर का माहौल बहुत ही उज्जवल हो गया है, और लेडी कहती है कि आपने ठीक कहा, यह निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का पल होगा जब हम उनसे मिलेंगे। ब्लैक हेयर लेडी सोचती रहती है कि मुझे आशा है कि मैं अब लीना की बेटी से मिल पाऊंगी, और स्माइल करते हुए कहती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं उनसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो अंदर आ जाते हैं। वह व्यक्ति और कोई नहीं, वोल्फगैंग के मुखिया थे, जिनका नाम स्टेफेनो वोल्फगैंग है। वह स्माइल करते हुए कहते हैं कि कार्सेस, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, आप कैसे हैं? और कार्सेस कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, बहुत ही समय हो गया है जब से मैंने आपको इस हवेली में देखा है। ड्यूक स्टेफेनो कहते रहते हैं कि जब हमें ओलिवियर का पत्र मिला तो हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुए। ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची पहले से ही टियन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। यह सुनकर ड्यूक कार्सेस सोचते रहते हैं कि हालांकि उनका स्नेह व्यक्त करने का तरीका काफी तीव्र है, वह हाँ करते हुए कहते हैं कि एटियन के बारे में क्या? स्टेफेनो कहते हैं कि जैसे ही हम लॉबी में दाखिल हुए, ओलिवियर उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले गई, और यह सब देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वापस से इस मेंशन में रौनक आ गई है, और यह सब बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि उस समय लगा करता था तब सिस्टर लीना यहाँ होती थी। और यह सुनकर ड्यूक कार्सेस कहते हैं कि हाँ, आपने यह तो ठीक कहा, और सच में मुझे ऐसा लगता है कि हम सब उस बच्ची के द्वारा बचाए गए हैं। एटियन को ऐसे घबराए हुए देखकर ओलिवियर कहती है कि मॉम, आपको उसकी बहुत ही ज्यादा याद आई थी, फिर आप उससे मिलने से इतना हिचकिचा क्यों रही हैं? टियन सोचती रहती है कि मैंने सुना है कि मेरी आंट सच में मुझसे मिलना चाहती थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम काफी
काफी समय बाद मिल रहे हैं, इसीलिए उन्हें मिलने में थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे उनके साथ संपर्क करना चाहिए। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि आंट एटियन नमस्ते, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं टियन हूँ। एटियन टियन के पास जाती है और उसके सिर को सहलाते हुए कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखती हैं। एटियन टियन को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कहती है कि मैं यह जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप जीवित हैं और हम सभी के साथ हैं। यह देखकर टियन अपनी आंट को गले लगा लेती है और सोचती रहती है कि मुझे नहीं रोना है, यह मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करवा रहा है। मैं एस्टीरियन परिवार में हूँ और उनके साथ हूँ। आंट एटियन उन्हें कहीं लेकर जाती रहती है और टियन कहती है कि तो क्या अंकल और आंटी कुछ समय के लिए ओलिवियर के साथ हमारे साथ यहीं रुकेंगी। यह सुनकर एटियन पीछे की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि यह अच्छा होगा, लेकिन हमें कुछ दिनों में वोल्फगैंग लौटना होगा। और यह सुनकर टियन कहती है कि इतनी जल्दी। ओलिवियर कहती है कि आपके हमसे कहने का क्या मतलब है, क्या मुझे भी जाना होगा। मैं टियन के साथ लुमिनेरिया में जाना चाहती हूँ और यहीं रुकना चाहती हूँ। और आंट एटियन कहती है कि आप वोल्फगैंग परिवार की वारिस हैं, इसीलिए आपको इसके लिए उचित तरीके से तैयारी करनी होगी और वोल्फगैंग के साथ निकलना होगा। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर वह आना चाहते थे और एटियन दरवाजा खोलते हुए कहती है कि लो हम आ गए। उस कमरे को देखकर टियन कहती है कि यह कौन सा कमरा है, पहले कभी मैं इसमें नहीं आई हूँ। और एटियन अंदर आते हुए कहती रहती है कि हाँ, इसका काफी समय से उपयोग नहीं किया गया है, इसीलिए हमने आपको दिखाने के लिए इसे हमने सावधानी पूर्वक साफ किया है। और इस कमरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपके पिता को इस कमरे के अंदर आने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती होगी, इसीलिए वे यहाँ नहीं आते होंगे। लेकिन इसकी मुझे खुशी है कि मैं आपको इस कमरे को दिखा सकती हूँ। यह कमरा आपकी माँ का है। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है कि मेरी माँ का। टियन जल्द ही टेबल के पास जाती है और उसके ड्रॉ को खोलते हुए कहती है कि मैंने उसे आखिरी बार यही रखा था, मुझे यही ढूंढना चाहिए। और आखिरकार यही मिल ही गया। वह उसको निकालते हुए टियन के पास ले जाती है और उसे देते हुए कहती है कि यह लो, मैं काफी समय से तुम्हें इसे देना चाहती थी। उन कपड़ों को टियन अपने हाथ में लेती है और सोचती रहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा छोटे कपड़े हैं। और एटियन कहती रहती है कि यह वह कपड़े हैं जो कि लीना ने आपके लिए बनाए थे और उस समय उसने कहा था कि जब आपका जन्म होगा तो वह स्वयं इसे आपको पहनाएगी। क्योंकि अभी भी उसे अच्छे से याद है जब उसने इसे बनाया था तो वह बार बार इसके बारे में पूछती रहती थी, मुझे इसकी इस आस्तीन को बड़ा करना चाहिए। लीना एटियन को उसे दिखाते हुए कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि इसकी बाई आस्तीन छोटी है और उसे बड़ा करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि यह पहले से ही काफी लंबा हो गया है। और वह उसे स्माइल करते हुए देखती रहती है। एटियन कहती रहती है कि क्या आपको पता है, हम जब छोटे थे तो मैंने इस चीज की कभी भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप एक डरावनी लीना थी, लेकिन आप काफी बदल गई हैं और ऐसा काम करती रहती हैं। यह सुनकर लीना कहती रहती है कि आपको यह समझना चाहिए कि प्यार में लोग बदल ही जाते हैं। लीना कहती रहती है कि जुड़वा बच्चे बिल्कुल कारसस की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इस बार मुझे उम्मीद है कि यह स्नो पैंथर जैसा होगा जो कि बिल्कुल मेरे जैसा मिलता जुलता होगा। और यदि हम भविष्य में नेस्टेरियन में सुधार करते हैं तो हम गर्व के साथ ही स्नो पैंथर की मातृभूमि को दिखा सकेंगे। यह सुनकर एटियन कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं, क्योंकि आप कभी किसी चीज से हार नहीं मानती और हमेशा चीजों को बदलने की कोशिश करती हैं। और आपका बच्चा भी आपकी तरह ही शक्तिशाली होगा। यह सुनकर लीना स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, एक अद्भुत और बहुत ही प्यारा बच्चा। वह कहती रहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती मेरे प्यारे बच्चे। माँ जल्द से आपको इस दुनिया में देखना चाहती है और इस दुनिया में
में किसी भी चीज से बढ़कर आपको ही प्यार करना चाहती है। एटियन टियन से कहती रहती है कि सच में आपकी माँ आपसे सच्चा प्यार करती थी। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब आप इस दुनिया में आने वाली थी और वो फाइनली आपसे मिलने वाली थी। और मुझे अच्छे से इस बात का यकीन है कि लीना को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने आपकी सुरक्षा के लिए वह सब किया होगा जो भी वह कर सकती थी। और सच कहूँ तो वह अवश्य ही आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इतना ज्यादा कि वह अपने आप से भी इतना ज्यादा प्यार नहीं करती थी। यह सब सुनकर टियन सोचती रहती है कि पिताजी ने कहा था कि वह मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि वह मुझसे नाराज हो जाएगी। और इसके अलावा जब मुझे रात में माँ की याद आती है और इसीलिए मैं चुपके से बाहर निकलती हूँ ताकि मैं ग्रैंडफादर के कमरे में अकेले रहकर अपनी माँ के चित्र को देख सकूं। और जब कभी भी मैं उनके चेहरे को देखने की कोशिश करती थी तो मुझे डर था कि माँ मुझे देखना नहीं चाहेंगी, इसीलिए मैं माँ के चेहरे को ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसीलिए मैं अपने सर को नीचे करके बैठ जाती थी। मुझे लगता था कि यह कहना भी बहुत ही ज्यादा बुरा होगा यदि मैं उन शब्दों को सही से बोल भी नहीं पाऊँ। इन सब बातों को सोचकर टियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और वह कहती रहती है कि मॉम मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। टियन को इस तरह से रोता हुआ देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ड्यूक कार्सिस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और यह देखकर उनके पिता उन्हें दिलासा दिलाते रहते हैं। लेडी एटियन टियन को गले लगा लेती है और उसे सहलाते हुए कहती है कि आपकी माँ आपको हमेशा देखती रहेगी और चाहे वह इस दुनिया में कहीं भी हो वह हमेशा आपके साथ रहेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक प्यारे से पल को दिखाया जाता है जहाँ पर टियन अपनी माँ के बनाए कपड़े को लेकर सो जाती है और प्यार से कहती रहती है कि मुझे तो इससे प्यार हो गया है, इसमें माँ की आरामदायक खुशबू है। अचानक से दोनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते रहते हैं कि टियन आजकल माँ के कमरे में ज्यादा रहती है और दूसरा भाई कहता है कि हाँ आपने ठीक कहा, हम भी यहाँ अक्सर आया करते थे। वह टियन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जब हम एक साथ हैं तो एक साथ बड़े होंगे और दूसरा भाई कहता है कि ठीक कहा, हम अभी भी बच्चे हैं और हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वो दोनों भाई भी टियन के पास आकर लेट जाते हैं और कहते रहते हैं कि अगर टियन चाहती है तो हम उसके पास यहाँ सोने वाले हैं। और टियन यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह सोचती रहती है कि माँ की खुशबू उन्हें भी अच्छी लग रही होगी। कुछ सालों पहले जब वह दोनों इस कमरे में आते थे तो एक भाई कहता था कि मुझे माँ की याद आ रही है और दूसरा भाई कहता था कि इस तरह की बातें करना बंद करो, आप बड़े हो गए हो। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आपको कहा ना मुझे माँ की याद आ रही है क्योंकि वह यहाँ पर नहीं है। और दूसरा भाई चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो, अगर पिताजी यह सुनेंगे तो वह भी दुखी हो जाएंगे, इसीलिए आपको चुप रहना चाहिए। वो दोनों ही इस बात पर लड़ाई करने लग जाते हैं और कहते रहते हैं कि नहीं मुझे याद आ रही है और दूसरा वाला कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पिता उन्हें ढूंढ रहे थे और सभी बच्चों को एक साथ देखकर वह कहते रहते हैं कि तो वह सभी यहाँ पर हैं। उनके पिता भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि लीना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, हमारे सभी बच्चे एक साथ हैं और एक साथ बड़े हो रहे हैं। बैक टू द स्टोरी, टियन अपनी माँ के बारे में सोचकर उसके कपड़ों को गले लगा लेती है और जोर से रोने लगती है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लीना की कमी महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद अंकल स्टेफेनो भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों भाइयों को देखकर कहते रहते हैं कि हमारे जुड़वा बच्चे, जब से मैंने आपको पहले देखा था उससे आप काफी बड़े हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि
जल्द ही आप इतने बड़े हो जाओगे कि इस छत को भी छूने लगोगे। टियन कहता रहता है कि लेकिन हम कुछ समय पहले ही तो मिले हैं। और अंकल स्टेफियन कहते रहते हैं कि क्या तुम्हें पुराने दिनों की अभी भी याद है, वार्म वार्म, बहुत ही ज्यादा गरम गरम। आंट टियन अपने भाई से बातें करती रहती है और कहती रहती है कि तो क्या आप भी यहाँ से अगले हफ्ते ही चले जाएंगे भैया। दूसरी ओर अंकल स्टेफियन दोनों भाइयों को विंड के मजे दे रहे थे और वो हवा में उड़ रहे थे। ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, चूंकि आपने मुझे उपहार में जो घोड़ा दिया था वह अभी भी मेरे पास है, इसीलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैपिटल में स्थित विला की तैयारी अभी भी चल रही है। आंटी एटियन कहती है कि क्या सच में यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। वोल्फगैंग की ओर से आपूर्ति का परिवहन करना अधिक तेजी से हो पाएगा। उनकी बातों को सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है कि क्या सच में आपका कैपिटल में एक विला भी है। और ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक सुना, हमारा वहाँ एक विला है और लुमिनेरिया के दौरान हम वहीं रहेंगे। इसके अलावा सभी नोबल फैमिलीज के पास शाही महल के पास में ही विला है और फेस्टिवल के दौरान समय समय पर हमारा उनसे सामना होता ही रहता है। यह सुनकर टियन अपनी स्कर्ट को घबराते हुए पकड़ती है और सोचती रहती है कि अन्य नोबल फैमिली भी उन्होंने कहा था कि वह सभी नोबल फैमिलीज एस्टीरियन को एक दुश्मन के रूप में देखेंगे। लेकिन अब सब ठीक है, मैं इतनी ज्यादा नहीं डरती हूँ और एस्टीरियन सबसे मजबूत घर है, इसीलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वोल्फगैंग परिवार भी हमारे साथ ही है और जब हम वहाँ जाएंगे तो मैं गरिमा और आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा कार्य करूंगी और दूसरी नोबल फैमिलियों को दिखा दूंगी कि एस्टीरियन की ताकत कितनी पावरफुल है। टियन को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर लेडी एटियन कहती रहती है कि ओ, इसे देखकर मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है, हम भी इसी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते थे। लेडी एटियन टियन के सर को सहलाते हुए कहती है कि आपके माता पिता की पहली मुलाकात भी लुमिनेरिया में हुई थी और साथ ही हम भी अपने पार्टनर से लुमिनेरिया में ही मिले थे और उस समय मैंने सोचा था कि आपके पिता कहीं पर शर्माते हुए एक जगह अकेले में बैठ गए होंगे। यह सुनकर ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि एटियन, उस स्टोरी के बारे में बात मत करो। उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब लेडी लीना 6 साल की थी और तुम्हारे पिता 8 साल के थे। वो दोनों ही फेस्टिवल में टकरा जाते हैं और कार्सिस कहते रहते हैं कि यंग लेडी, आपको एस्टीरियन के युवा मास्टर से नहीं टकराना चाहिए। यह सुनकर लीना उनसे झगड़ने लगती है। यह देखकर उनका सर्वेंट कहता रहता है, यंग मास्टर नहीं, आप ठीक तो हैं। कार्सिस लीना से हार जाते हैं और लीना कहती रहती है कि मैं जीत गई और उसकी बातों को सुनकर ड्यूक कार्सिस कहते रहते हैं कि अभी तक आप ठीक से अपने एनिमल फॉर्म में बात भी नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर लीना उसे फेंक देती है और सभी लोग चिल्लाते रहते हैं, यंग मास्टर, आखिर यह क्या हो रहा है, क्या वह एस्टीरियन है। उनकी दूसरी मुलाकात लीना की 9 साल की उम्र में होती है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि कार्सिस एस्टीरियन, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है ना। उस समय कार्सिस 11 साल के थे। लीना कहती रहती है कि क्या मैंने तुम्हें जो काटने का निशान दिया था, क्या वह ठीक हो गया है। यह सुनकर कार्सिस हल्का सा गुस्सा होते हुए कहते हैं, लीना एस्टीरियन, वह ठीक हो गया है। यह सुनकर लीना कहती है कि क्या सच में, और कार्सिस कहते रहते हैं कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी बेवकूफ के काटे जाने के निशान की परवाह करता हूँ। लेकिन मन ही मन में कार्सिस सोचते रहते हैं कि वह निशान अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है। लीना कार्सिस की ओर बढ़ती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं आपको एक नया निशान दे दूंगी आपके इस सुंदर से चेहरे पर। यह सुनकर कार्सिस घबराते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। और यह सुनकर ड्यूक कार्सिस को एम्बेरस फील होता है और उनका चेहरा लाल हो जाता है। यह देखकर वह अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लेते हैं। टियन सोचती रहती है कि शायद ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर चैंडर को उनकी माँ के बारे में गलत विचारों की गलतफहमी थी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब
नहीं होंगे, शायद इसीलिए यह ऐसा होगा। 3 दिनों के बाद में ओलिवियर वापस अपने घर लौट रही थी और वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि टियन, अपनी बहन को बिल्कुल भी मत भूलना और अपने होमवर्क को करना भी मत भूलना। यह सुनकर टियन बाय बाय करते हुए कहती है कि हाँ, मैं अच्छा करूंगी। और ओलिवियर कहती रहती है कि आपको हर दिन मेरे बारे में सोचना होगा, हम कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। ड्यूक जेंडर एटियन से कहते रहते हैं कि तो फिर हम कैपिटल में मिलेंगे और लेडी एटियन कहती रहती है कि ठीक है, हम उसी दिन मिलेंगे जब आप विला में आएंगे, तो मैं उसी दौरान उसे देख भी लूंगी। जाते जाते ओलिवियर कहती रहती है कि टियन, अपना ख्याल रखना। और यह देखकर टियन हल्का सा उदास होती है और सोचती रहती है कि सभी अब चले गए। ड्यूक कार्सिस टियन को दुखी देखकर उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं कि क्या आपको दुखी महसूस हो रहा है? यह सुनकर टियन कहती है हाँ, और लॉर्ड कार्सिस कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जल्द ही फिर उनसे कैपिटल में मिलेंगे। वह दोनों ही अंदर आ जाते हैं और ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि इससे मुझे याद आया कि मेरे पास आपके लिए एक उपहार है जो कि आज ही आया है। मुझे खुशी होगी कि विला के लिए रवाना होने से पहले ही हम यहाँ के पूरे काम खत्म कर लें। टियन आश्चर्य से कहती है कि क्या गिफ्ट, वो भी मेरे लिए? और ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि हाँ, मैंने उस गिफ्ट को आपके कमरे में रख दिया है और आपको उसे चलकर देखना चाहिए। वह दोनों ही टियन के कमरे में आ जाते हैं और ड्यूक कार्सिस कहते रहते हैं कि अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल के नाइट स्टैंड के पास में देखो, आपको वो दिख जाएगा। टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था, जिसके पास जाकर टियन उस फोटो फ्रेम को उठाती है और उसे ध्यान से देखती है। उस फोटो फ्रेम को देखकर टियन बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वह फोटो फ्रेम टियन और उसकी माँ का था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। ड्यूक कार्सिस टियन को कहते रहते हैं कि जब चित्रकार मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे इसे बनाने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके बिस्तर के पास में एक छोटी सी पेंटिंग रखना अच्छा होगा। और यह सुनकर टियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ड्यूक कार्सिस कहते रहते हैं कि मुझे लगा कि यह जानकर आपकी माँ भी खुश होगी यदि उन्होंने भी इस चित्र को देखा तो। यह सुनकर टियन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वह स्माइल करते हुए कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगली रात टियन उस फोटो फ्रेम को लेकर सोती रहती है और सोचती रहती है कि ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ ही है और अब से मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी और विला में भी इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। इसीलिए मुझे आशा है कि जब मैं इसे देखती रहूंगी तो वह मेरे सपनों में आएंगी। टियन सोचती रहती है कि एक स्वादिष्ट पाई मुझे इसका इंतजार रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसके अलावा मैं आपको अपने पिता और अपने भाइयों के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी, इसीलिए प्लीज माँ मेरे सपनों में आओ और मुझसे मिलने आओ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, डार्कनेस से भरी जगह को दिखाया जाता है, जिसमें कि एक गोल्डन हेयर लेडी को दिखाया जाता है, जिसने कि एक क्वीन का ताज पहना हुआ था। अचानक से वह लेडी एक पोर्टल खोलती है और वो पोर्टल बहुत ही ज्यादा रेड लाइट से ग्लो कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डार्कनेस भरा था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो कैपिटल की विला में पहुंच जाते हैं। टियन कहती रहती है कि यह विला तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और लेडियन स्माइल करते हुए कहता है कि यह एस्टीरियन के मेंशन की तुलना में तो कुछ नहीं, बहुत ही छोटा है। फैड्री कहता है कि फिर भी यह कैपिटल में सभी विला में से सबसे बड़ा है। अपने पिता के पास जाते हुए फैड्री कहता है कि क्या आपको नहीं लगता पिताजी, हम यहाँ बहुत ही तेजी से पहुँचे हैं? ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह वोल्फगैंग का घोड़ा एक बढ़िया घोड़ा है, जिसे हवा की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। वे कहते हैं कि जिस यात्रा में सामान्यतः कई दिन लग जाते हैं, उनमें केवल एक ही दिन लगता है जब उस घोड़े से यात्रा की जाती है। लेडियन स्माइल करते हुए टियन से कहता है कि टियन, हमने आपके कमरे को भी दोबारा से अच्छे से सजाया है, इसीलिए आपको उसे जाकर देखना चाहिए। और
और टीएन जाते हुए कहती है कि ठीक है। जल्द ही वह टीएन के कमरे में आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर टीएन कहती है कि यह बहुत ही सुंदर है, मुझे यह पसंद आया। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने भी रखे हुए थे, जिसे देखकर टीएन कहती रहती है कि वहाँ पर गुड़िया भी है और फेड्रिक कहता है कि ऐसा लगता है कि आपके आगमन की तैयारी में सभी ने कड़ी मेहनत की है। फेड्रिक टीएन से कहता है कि क्या आपको यह सब पसंद आया, और टीएन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे यह सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फेड्रिक कहता है कि इसका मतलब जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें टीएन को यही छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर टीएन घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। अचानक से उसकी एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और वो चारों ओर गोल्डन लाइट बिखेरने लगती है। टीएन कहता है कि क्या यह इसीलिए है क्योंकि आप वापस से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गई हैं, और टीएन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हाल ही में मैं इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हो गई थी, इसीलिए यह ऐसे ही नहीं निकलता। टीएन को उस वक्त की याद आती है जब वह पहली बार टेम्पल में गई थी और उसके मैजिक के यूज करने से टेम्पल का पानी पूरी तरीके से गोल्डन रंग में बदल गया था। टीएन की गोल्डन फिश उसके चारों ओर घूमने लगती है। उन्हें देखकर टीएन कहती रहती है कि मुझे लगता है कि यह छोटी फिश भी पहले से बहुत ही ज्यादा अलग प्रतीत हो रही है। फेड्रिक कहता रहता है कि हाँ, आपने ठीक कहा, वह टीएन के चारों ओर गोल गोल घूम रही है, और टीएन उन्हें इस तरह का व्यवहार करते देखकर सोचती रहती है कि इन फिश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अचानक से सर्वेंट वहां आ जाता है और वो बाव करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, यंग लेडी योहानेस, क्राउन प्रिंस आ चुके हैं। यह सुनकर फेड्रिक कहता है कि इयान यहाँ, और लेडियन सोचता रहता है कि अभी तो हम विला में पहुंचे ही हैं और वास्तव में वह यहाँ पर आ भी गए हैं। और बटलर कहता रहता है कि वह आप सभी का ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर टीएन भी आश्चर्य से कहती है कि इयान यहाँ, क्या वह यहाँ आ गए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सेड्रिक कहता रहता है कि योहानेस, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको थका हुआ महसूस हो रहा है? इयान रोज कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, बस मुझे हल्का सा सिर दर्द है। सेड्रिक सोचते रहते हैं कि खैर, यहाँ पर आने से पहले उन्हें डांटा गया था और इसीलिए उन्हें इसके बारे में चिंता हो रही होगी। वह हल्की सी स्माइल करते हुए कहते हैं कि फिर मैं मार्किस का अभिवादन करने जाऊं, और प्रिंस इयान रोज अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप जा सकते हैं। क्राउन प्रिंस यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि लुमिनेरिया के ठीक बाद मुझे एक क्राउन प्रिंसेस को चुनना है, तो अब वे चाहते हैं कि मैं किसी भी औरत को पकड़ लूं और उससे शादी कर लूं। मेरा सिर पहले से ही बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा रहा है और अब यह भी होना था। इन सब में कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि प्रिंस इयान रोज का मैजिक भी उसी तरह से अलग सा व्यवहार कर रहा था जिस तरह की टीएन का मैजिक अलग सा व्यवहार कर रहा था। प्रिंस इयान रोज अपने मैजिक को एक्टिव करते हैं और उसे देखकर वह कहते रहते हैं कि आखिर यह वापस से ब्लैक रंग का ही क्यों खुल रहा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है, आखिर मेरे हाथ के आसपास इस तरह का ब्लैक ऑरा क्यों है। जल्द ही टीएन भी वहां आ जाती है और वो दरवाजे को खोलते हुए कहती है कि प्रिंस इयान, आप आ गए, आखिर आप कैसे हैं। और इयान कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। टीएन उनके पास आ जाती है और प्रिंस इयान रोज स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या मैडम मटेला की पोशाक आ गई है। टीएन कहती है कि मैंने सुना है कि वह इसे आज विला में भेजने वाले हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। प्रिंस इयान कहते हैं कि इसके अलावा मैं आपसे उस गिफ्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे आपने मुझे दिया था। मैंने उसे खोला तो यह सुनकर टीएन को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है और वो कहती है कि एक मिनट रुको। टीएन को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा था और वो अपने एनिमल फॉर्म में आते हुए एक ढक्कन के नीचे छिप जाती है और कहती है कि अब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। टीएन को इस तरह से छुपता हुआ देखकर इयान कहते हैं कि क्या सच में वह मुझे कुछ कहने को कह रही हैं,
और वो कहते हैं कि टीएन क्या सच में आप मुझे सुन सकती हैं। और टीएन अपने कानों को बंद करके सोचती रहती है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह पसंद आया होगा। टीएन को इस तरह से घबराते हुए देखकर प्रिंस यान रोज उसे गले लगा लेते हैं और कहते रहते हैं कि टीएन चिंता मत करो। वह बहुत ही अच्छी लाइट थी जिसके कारण वह उप आयाम अंदर से बहुत ही ज्यादा उज्जवल हो गया है। इसीलिए इतने अच्छे गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस बात का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन्हें यह पसंद आएगा और टीएन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उनके हाथ से उतरकर चली जाती है। टीएन के जाते ही इयान अपने हाथ को देखते रहते हैं क्योंकि उनके हाथ की ब्लैक ऊर्जा चली गई थी और उसे देखकर वह सोचते रहते हैं कि यह सब टीएन की पावर की वजह से हुआ होगा। वो दोनों भी बाहर ही खड़े होते हैं और लेडियन अंदर आते हुए कहता है कि क्या आप दोनों की बात खत्म हो गई तो हम अंदर आ सकते हैं। फेड्री कहता रहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हम थक गए हैं। और योहानेस कहते रहते हैं कि हालांकि यहाँ पर हमें 20 मिनट से भी कम समय हुआ है। और लेडियन कहता है कि इतना लंबा समय काफी है। अगले आफ्टरनून लेडी एटियन ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और उसे देखकर वह कहती रहती है कि मुझे लगता है कि यह अच्छा होना चाहिए। मेरी स्कर्ट लंबी है इसीलिए मुझे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। लेडी एटियन अपने साथ कुछ लेकर आई थी और वो रे को देते हुए कहती है कि मैंने बच्चों के लिए बाहर की सभी जरूरतें पूरी कर ली हैं, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना रे। रे उनके हाथ से बैग लेते हुए कहती है कि हाँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं लेडी एटियन। जल्द ही ड्यूक कार्सस भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसके लिए आपका शुक्रिया एटियन, आप वैसे ही वोल्फगैंग से संबंधित कार्यों में व्यस्त रही होंगी। लेडी एटियन कहती है कि यह तो कुछ भी नहीं क्योंकि वोल्फगैंग का विला इसके पास ही है। लेडी एटियन टीएन से कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ और अब हम शाम को प्लाजा में मिलेंगे। और टीएन स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुमिनेरिया का दिन आ ही गया था और लॉर्ड कार्सस टीएन की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार आज का दिन आ ही गया, वह दिन जब मैं अपनी बेटी को दुनिया को दिखाऊंगा। टीएन अपनी लुमिनेरिया की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो व्हाइट और पर्पल कलर की थी जिस पर की गोल्डन कलर की लेस लगी हुई थी। ड्यूक कार्सस कहते हैं कि आज आप बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही हैं और किसी और से भी अधिक मूल्यवान है। बहुत से लोगों की आंखें आप पर ही होंगी, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका परिवार और एस्टीरियन के सभी लोग आपकी रक्षा के लिए आपके साथ हैं। यह सुनकर टीएन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ड्यूक कार्सस कहते हैं कि टीएन क्या आप मेरे साथ लुमिनेरिया स्क्वाटर तक चलना पसंद करेंगी। और टीएन कहती है कि यस फादर। सभी लुमिनेरिया फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्यूक कार्सस टीएन को कहते रहते हैं कि टीएन अब हमें चलना चाहिए, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। और टीएन कहती है कि यस फादर, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। लुमिनेरिया प्लाजा में रखा गया था वह क्षण जब सूर्य क्षितिज दिशा में लुप्त हो जाएगा। उसके बाद ही कैपिटल के हृदय स्थल पर स्थित लुमिनेरिया प्लाजा में नोबल लोग प्रवेश करने लगेंगे। इसके साथ ही एम्पायर के नागरिक नोबल लोगों के जुलूस को देखने के लिए प्लाजा के बाहर एकत्रित हुए हैं। इसके बाद प्लाजा के सबसे बीचों बीच में 5 झंडे फहराए गए जो कि 5 नोबल फैमिलियों को प्रदर्शित करते हैं। उन सभी झंडों के नीचे बड़े घरानों के सदस्य खड़े हुए थे जो कि एम्पायर की रक्षा करते थे, जिनका नेतृत्व प्रत्येक घराने के मुखिया द्वारा किया जाएगा। वहां आए हुए सभी नागरिक इसके बारे में बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि उधर देखो, वहाँ पर एस्टीरियन आ गए हैं। यह बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। वह एस्टीरियन है ना। एस्टीरियन बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे थे। उन्हें देखकर लोग उनकी बहुत ही ज्यादा वाहवाही कर रहे थे और वह पूरा परिवार आगे बढ़ रहा था। उनमें टीएन को देखकर लोग बातें कर रहे थे कि वह बच्ची जो मार्किस सेलेस्टे के साथ घूम रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वह वही छोटी बच्ची है जिसका जिक्र
जिक्र अफवाहों में किया गया है वही लाइट एबिलिटी वाली, जिसका नाम टीएन है और वह वही है जिसके पास की लाइट एबिलिटी है। लोगों की फुसफुसाहट को सुनकर टीएन सोचती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह सब मेरी कानाफूसी कर रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। टीएन को घबराते हुए देखकर लेडियन उसके पास आता है और कहता है कि यह सब ठीक है टीएन, अगर किसी ने भी आपके लिए कुछ भी अजीब सा कहा तो मैं उसे बिल्कुल जला दूंगा। यह सुनकर फ्रेडरिक कहता है कि ओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी पैदा न करके आप टीएन की मदद जरूर कर सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर टीएन स्माइल करने लगती है और सोचती रहती है कि अपने भाइयों की आवाज सुनकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वोल्फगैंग फैमिली भी अपने स्थान पर आ जाती है और ओलिवियर हाय करते हुए कहती है कि टीएन यहाँ देखो टीएन, मैं यहाँ हूँ। और ओलिवियर के इस तरह के व्यवहार को देखकर लेडी एटियन कहती है कि ओलिवियर आपको शांत रहना चाहिए। ओलिवियर को यहाँ देखकर टीएन खुश होती है और वो उसे हाय करते हुए सोचती रहती है कि यह तो अच्छा है कि हमारी सीट वोल्फगैंग के ठीक बगल में ही है। और वो दूसरी ओर देखती है तो वहाँ खड़े लोगों को देखकर वह शॉक हो जाती है और हल्की सी घबराहट महसूस होने लगती है, क्योंकि वहाँ खड़े लोगों में और कोई नहीं, उसकी आंट कॉर्नेलिया और उसकी सिस्टर रोविन वहाँ खड़ी थी। उनके आगे ही उसके ग्रैंडफादर चैंडर भी खड़े हुए थे, जो कि नेस्टीरियन के हेड थे। और उसने देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह उससे ज्यादा ही गुस्से में है। उन्हें देखकर टीएन घबरा जाती है और उसे वही मेमोरीज याद आती हैं जो कि उसके वहाँ रहने पर हुई थी। उन्होंने उसे काफी बहुत ही ज्यादा दुख पहुँचाया था। टीएन को इस तरह से घबराते हुए देखकर फ्रेडरिक उसके पास आ जाता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। वह एंगरली उनकी ओर देखता है और टीएन से कहता है कि आपको इस बारे में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों में से आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। यह सुनकर टीएन की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहती है कि ठीक है ब्रदर, मैं ठीक हूँ। जल्द ही अनाउंस किया जाता है योर रॉयल मैजेस्टी और योर हाइनेस क्राउन प्रिंस अब प्रवेश कर रहे हैं। और प्रिंस इयान और उसके ग्रैंडफादर वहां पर आ जाते हैं। प्रिंस इयान को इतना स्ट्रेट व्यवहार करते हुए देखकर वह सोचते रहते हैं कि हमेशा की तरह ही प्रिंस इयान रोज चमकदार और आकर्षक, लेकिन वह किसी तरह ठंडे दिखाई दे रहे हैं। योर मैजेस्टी मैजिकल लाउड स्पीकर पर आ जाते हैं और वो अपनी जनता को हाय करते हुए कहते हैं कि यह लुमिनेरिया त्योहार है, जो कि भगवान ल्यूसेड के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अवश्य ही यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वह हमेशा इसी तरह से शुरुआत नहीं करते थे, इस बार कुछ थोड़ा अलग है। योर मैजेस्टी अगले ही क्षण जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसका नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वह नाम और किसी नहीं टीएन का था। और वो कहते हैं कि टीएन एस्टीरियन, आगे बढ़ो और यहाँ आओ। यह सुनकर टीएन भी आश्चर्य में पड़ जाती है और उसके ग्रैंडपा गुस्से से सोचते रहते हैं कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। मुझे इसी बात का डर था कि ऐसा हो सकता है और इसके लिए मैंने उनसे कहा भी था कि इसके लिए टीएन अभी तैयार नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ड्यूकाल्फियस कुछ कहने ही वाले थे कि लॉर्ड कार्सस उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आपको शांत रहना चाहिए, आप गुस्सा करके बच्चों को भी डरा रहे हैं। ड्यूक कार्सस टीएन की ओर स्माइल करते हुए कहते हैं कि टीएन, कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ के स्टेज पर जाना चाहिए। और टीएन कहती है कि ठीक है पिताजी। योर रॉयल मैजेस्टी टीएन को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि छोटी बच्ची, यहाँ आओ। मैंने सुना है कि आपने अपनी लाइट एबिलिटी को अभी अभी ही जागृत किया है। यही सुनकर टीएन कहती है कि हाँ, आपने ठीक सुना। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या आप अपनी लाइट एबिलिटी को अभी जागृत कर सकती हैं? टीएन कहती है कि ठीक है। और योर रॉयल मैजेस्टी कहते हैं कि तो फिर आपको लुमिनेरिया को खोलना चाहिए, आखिर यह मूल्यतः आपका ही शो है और आपका ही त्योहार है। यह सब देखकर रोविन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और टीएन मैजिक को कैस्ट करते हुए कहती है कि मेरे लिए और यहाँ आए हुए सभी नागरिकों के लिए अपनी शक्ति को दिखाओ। यह लाइट
एबिलिटी का पवित्र प्रकाश जो कि लुमिनेरिया के साथ रोशनी में खिलेगी। मैजिक समन करने का रिचुअल पूरा हो जाता है और टियन के हाथ में छोटी सी रोशनी जगमगाती है और वह सोचती रहती है कि इन दिनों मैंने इसके लिए अभ्यास किया था, इसीलिए मुझे आशा है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी रोशनी बिखरने में सक्षम होगी और जल्द ही देखते वहाँ पर गोल्डन लाइट चमकने लगती है और पूरे अरीना को भर देती है। सभी लोग इतनी सारी लाइट एबिलिटी को जगमगाते हुए देखकर आश्चर्य में थे और योर रॉयल मैजेस्टी सभी को आदेश देते हुए कहते हैं कि सभी घर के मुखिया अपने अपने मैजिक को एक्टिव करें। सभी घराने अपने अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें फायर मैजिक, आइस मैजिक, विंड मैजिक, लाइट मैजिक और फ्लावर मैजिक 5 तरह के मैजिक यूज हुए थे और वह सभी आकाश में जाकर एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, जहां पर टियन की लाइट मैजिक की सभी फिशेस एक एक पावर के पास जाकर उसके चारों ओर शाइन करने लगती है। आकाश में बने इस तरह के दृश्य को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बातें करते रहते हैं कि ओ माय गॉड, यह कितना शानदार है, जरा वहाँ तो देखो। लाइट की सभी फिशेस 5 शक्तियों की क्षमताओं को इस तरह से घेर रखी है मानो उन्हें गले लगा रही हूँ। जल्द ही वे 5 पावर्स एक जगह पर बहुत ही ज्यादा शाइन करती हैं और उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह फायरवर्क की तरह शाइन कर रही हो और आसमान में जगमगा रही हो। यह दृश्य होने के बाद में योर रॉयल मैजेस्टी कहते रहते हैं कि प्रकाश का स्वामी क्रेशियन में लौट आया है, साथ ही इसी के साथ अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा और कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ पर लाइट ना हो। साथ ही मुझे यह कहते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आज और इसी वक्त से मैं इस लुमिनेरिया के फेस्टिवल की शुरुआत करता हूँ। यह सब देखकर प्रिंस इयान रॉस अपने दांतों को कसते हुए सोचते रहते हैं कि इस तरह से वे टियन को ऐसे समय पर सभी लोगों के सामने क्यों लेकर आए हैं, आखिर वह इस बारे में क्या चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं। टियन ने बहुत ही ज्यादा पावर यूज की थी, इसीलिए वह अपने एनिमल फॉर्म में आ जाती है और यह देखकर ओलिविया कहती रहती है कि यह क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टियन पिघलती जा रही है ना। ले टियन कहता रहता है कि घबराहट के साथ एक बड़ा काम पूरा होना बहुत ही थका देने वाला काम होता है। ओलिविया टियन को गले लगाते हुए कहती है कि यह फिर भी बहुत ही ज्यादा शानदार था। 3 साल पहले उसने आसमान में बिजली गिरा दी थी और बस इतना ही नहीं था, टियन द्वारा प्रकाश की शक्ति को जोड़ने के साथ यह पूरी तरह से शानदार था। ले टियन स्माइल करते हुए कहता रहता है कि जैसे कि योर रॉयल मैजेस्टी ने कहा, टियन प्रकाश की बच्ची है, लुमिनेरिया की एक नायक है। इसके अलावा रोविन नेस्टीरियन की अभिव्यक्ति भी अविश्वसनीय थी, यह देखने के लायक था, है ना। पता नहीं शायद उसे इससे जलन महसूस हो रही थी या फिर कुछ और था, लेकिन वह कांप रही थी। अपने भाई की बातों को सुनकर टियन आश्चर्य से सोचती रहती है कि क्या सच में रोविन को मुझसे ईर्ष्या हो रही थी, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। फैक्ट्री कहता रहता है कि आखिर उसकी ईर्ष्या करने की हिम्मत कैसे हुई, वह तो टियन से भी तुलना नहीं कर सकती। ओलिवियर कहती रहती है कि आपने सही कहा, उसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और लेडियन कहता है कि शायद इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे, हमने उनकी सप्लाईज को भी तो रोक दिया, याद है ना। उन्हें इस तरह की बातें करते देखकर और ऑकवर्डली स्माइल करते हुए देखकर टियन सोचती रहती है कि पता नहीं क्यों उन सभी को इस तरह का व्यवहार करते देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वह अन्य लोगों की तरह खलनायक लग रहे हैं, फिर भी मुझे यह सब अच्छा ही लग रहा है। इन सभी को देखते हुए सभी लोग इस बारे में ही बातें करते रहते हैं कि उद्घाटन समारोह सचमुच बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, क्या आपको नहीं लगता। ग्रे हेयर लेडी कहती है कि आपने सचमुच सही कहा, वह बिल्कुल लेजेंडरी प्रकाश की तरह लग रहा था, जो कि मैंने सचमुच बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ग्रीन हेयर लेडी कहती रहती है कि ऐसा लगता है कि पागलपन को ठीक करने की अफवाहें सिर्फ खोखली नहीं है, वह सच है। और दूसरी लेडी कहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है कि एस्टीरियन वास्तव में सब कुछ पाना चाहते हैं, बिल्कुल एक लालची लोगों की तरह। दूसरी
दूसरी ओर पिंक हेयर लेडी कहती रहती है कि ऐसा लगता है कि शाही परिवार भी इस पर ही नजर गड़ाए हुए है। क्या आपने उस चीज को नोटिस नहीं किया जो कि प्रिंसेस की पोशाक पर एक सुंदर प्रतीक था? जो कि उस लेडी ने पोशाक पहनी हुई थी उस पर मैडम मटेला के हस्ताक्षर वाला पैटर्न कढ़ाई किया हुआ था। ओ माय गॉड, आपने बहुत ही ठीक कहा, वह बहुत ही ज्यादा अनोखा और सुचारू रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। ओहो, इसे तो मैंने भी नोटिस किया था। मुझे लगता है कि एस्टीरियन ने मैडम एस्ट्रेला को इसके लिए किसी भी प्रकार की कमीशन नहीं दी थी। यदि योहानेस ने उनका व्यक्तिगत रूप से परिचय करवाया और यहाँ तक कि एस्ट्रेला द्वारा बनाई गई पोशाक भी उपहार में दी। हाँ, आपने इस बारे में बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था और शायद मुझे ऐसा लगता है कि योहानेस क्राउन प्रिंस उसे अपनी प्रिंसेस के रूप में चुनने वाले हैं शायद। लुमिनेरिया का अगला दिन बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी और ओलिवियर बहुत ही ज्यादा खुश थी और टियन को लेते हुए वह कहती रहती है कि लुमिनेरिया सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर इतना स्वादिष्ट भोजन है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने लायक है। साथ ही यह भी कितनी अच्छी बात है कि हर एक 5 कदम पर रॉयल गार्ड खड़े हुए हैं, इसीलिए सुरक्षा की भी कोई समस्या नहीं है। लेडियन कहता रहता है कि यह तो बहुत ही शांतिपूर्वक है, सभी वयस्क इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उन्हें आराम भी नहीं मिल पा रहा है। ओलिवियर सभी प्रकार के भोजन के मजे ले रही थी और वो उसे दिखाते हुए कहती है कि मैं इन सभी चीजों के साथ में टियन की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य भी निभा रही हूँ। और क्या आप इस असाधारण सी पोशाक को देख सकते हैं? यह एकदम बहुत ही ज्यादा सही है टियन को छुपाने के लिए। टियन को इस तरह से देखकर फेड्री सोचता रहता है कि तो फिर आपको यह सब कहाँ से मिला? और ओलिवियर कहती रहती है कि मुझे यह ग्रैंडफादर के कमरे से मिला, यह मैडम स्टेला का काम है, क्या आपको इस बारे में पता है? लेडियन कहता है कि तो फिर आप अंततः ग्रैंडफादर के कमरे में चली ही गई। ओलिवियर कहती रहती है कि वैसे भी हमारे साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, इसीलिए हमें इस वेश में कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वो सोचते रहते हैं कि एस्टीरियन और वोल्फ गैंग के बच्चे और स्नो लेपर्ड, या फिर एस्टीरियन वोल्फ गैंग के बच्चे और भगवान स्नो पैंथर के भगवान। ओलिवियर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वैसे भी कोई भी हम तीनों को पूरी ताकत से नहीं हरा सकता है और मुझे इस बात की आशा है कि वयस्कों को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। ड्यूक कार्सस ने अपने आप को छिपाने के लिए लिबादा पहन रखा था और वो आधिकारिक कार्यक्रमों को छोड़कर यहाँ अनुसरण करने के लिए आ गए थे। वह अपने चेस्ट को पकड़ते हुए सोचते रहते हैं कि आखिर मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है, ऐसी बेचैनी क्यों लग रही है। निश्चित रूप से नाइट और रॉयल नाइट की निगरानी में अचानक हमला नहीं होगा, लेकिन कौन जानता है कि यहाँ एकत्रित हुए सभी शाही सदस्यों के साथ क्या हो सकता है। और वैसे भी मुझे चुपचाप देखना होगा ताकि बच्चों के भ्रमण में किसी भी प्रकार की बाधा न हो और संभवतः मैं अगले इवेंट के शुरुआत होने से पहले ही वहां पर चला जाऊंगा बच्चों को थोड़ी देर देखने के बाद में। दूसरी ओर फेड्री अपनी फायर से एक स्क्यूब को सेक कर टियन को देते हुए कहते हैं कि टियन इसे खाने का प्रयास करो और टियन उसे खाते हुए कहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाया था। दूर से देख रहे लॉर्ड कार्सस भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहाँ खड़ी 2 लेडीज भी उन्हें ही देखकर उनके बारे में ही बातें कर रही थी और लेडियन कहता रहता है कि क्या इसका स्वाद अच्छा है टियन? टूल टोस्ट, मुझे लगता है कि इसे मुझे थोड़ा और कुरकुरा बनाना चाहिए, यह आपको फिर और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन उसकी पावर का यूज करने पर वह जल जाता है और कहते रहते हैं कि महान युवा एस्टीरियन ऐसे दिख रहे हैं, मैंने सुना है कि वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ आसानी से बात करी जा सके, मैंने उनकी इस तरह की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। एक अनजान व्यक्ति वहाँ पर आ जाता
है और वो कहता है कि क्या वह शिशु स्नो पैंथर है, संभवतः लेडी एस्टीरियन हो सकती है। और यह सुनकर ओलिवियर आश्चर्य से कहती है कि लेकिन इस बारे में आपको कैसे पता चला। वह व्यक्ति स्माइल करते हुए कहता है कि यदि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। वह एक बैग को देते हुए कहते हैं कि यह हमारी दुकान की सबसे स्वादिष्ट कैंडी है। यह कहना ही था कि वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार की कैंडीज देते हुए कहते हैं कि भैया इस सेब कैंडी को भी आपको आजमाना चाहिए प्रिंसेस, और आपका क्या ख्याल है इन कुकीज के बारे में जिन्हें मैंने अपने दिल से बनाया है। लेडियन उन सभी कैंडीज को ले लेता है और आश्चर्य से कहता रहता है कि वाह, मैंने तो नहीं सोचा था कि टियन इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। और ओलिवियर कॉन्फिडेंस के साथ कहती रहती है कि आप इस बारे में कैसे जानेंगे, यह तो होना ही था, हमारी बच्ची सचमुच बहुत ही ज्यादा प्यारी है। स्कार्फ मैन स्माइल करते हुए कहता है कि प्रिंसेस आप प्रकाश की बेटी हैं, आप हमारे लिए प्रकाश लेकर आई हैं और आप हमें भगवान लिसेट की कृपा प्रदान करेंगी। मैं बस अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। उनकी बातों को सुनकर टियन आश्चर्य से सोचती रहती है कि यहाँ सभी पर भगवान लिसेट की कृपा है, इसीलिए क्या सच में मुझ में भी इतनी सारी शक्ति है। एक अनजान लड़का वहाँ पर अचानक से आता है और वो कहता है कि क्या सचमुच यह सच है, मुझे तो आप सभी इतने प्रभावशाली नहीं लगते। वह लड़का और कोई नहीं, इकर का वारिस स्टारलिंग था। फेड्री उससे कहते हैं कि स्टारलिंग इकर, आप अचानक से यहाँ आए और फिर कुछ भी कहना शुरू भी कर दिया। स्टारलिंग कहता है कि नहीं, यह तो अजीब सी बात है, ऐसा नहीं है कि यह कोई धमकी है और वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह प्रकाश डालना और आतिशबाजी बनाना है ना? क्या यह एक महान योग्यता के लिए बहुत ही निराशाजनक नहीं है? यह सुनकर लेडियन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आपकी यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? और अचानक से ड्यूक इकर वहाँ आ जाते हैं और वो अपने बेटे को मारते हुए कहते हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। यह देखकर वो दोनों भाई भी सरप्राइज हो जाते हैं। यह देखकर स्टेलिंग भी सरप्राइज हो जाता है और ड्यूक इकर कहते रहते हैं कि आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। स्टेलिंग कहता है कि आखिर मुझे इसकी माफी क्यों मांगनी चाहिए, और उसके पिता चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस तरह का व्यवहार मत करो। और ओलिवियर कहती रहती है कि आखिर वह इस तरह की भीड़ भरी सड़क पर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वह व्यक्ति और कोई नहीं, हाउस क्लोड के मुखिया इकर थे, जो कि टियन को देखकर बाव करते हुए कहते हैं कि यंग स्नो लेपर्ड, मैं अपने बेटे की अशिष्टता के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। फेड्री आगे बढ़ते हुए कहता है कि व्यक्तिगत रूप से बोलने के लिए धन्यवाद लॉर्ड इकर, लेकिन मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बेटे पर नजर रखें। और आप तो यह भी अच्छे से जानते ही होंगे कि मेरी छोटी बहन एस्टीरियन की एकमात्र प्रिंसेस है। इसके साथ ही आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इकर परिवार का उत्तराधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुच्छ समझा जाए। यह सुनकर लॉर्ड इकर स्माइल करने लगते हैं और सोचते रहते हैं कि वह कितना निर्लज्ज लड़का है, लेकिन हमें अभी इसके लिए झुकना होगा। और इसके साथ ही सभी ठीक रहा तो यह लुमिनेरिया जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर बन सकता है। साथ ही इस बारे में भविष्यवाणी भी है कि लाइट एबिलिटी लेपर्ड क्लैन की ताकत को बहाल कर देगी। यदि यह शक्ति वास्तव में मौजूद है तो वह सिर्फ लेपर्ड क्लैन तक ही सीमित नहीं है। साथ ही वह बच्ची सबसे छोटी बेटी है, इसीलिए उसे परिवार का नाम विरासत में भी नहीं मिलेगा और अंततः वह किसी और परिवार में शादी कर लेगी और एस्टीरियन को छोड़ देगी। यदि अगर हम उसकी शादी स्टेलिंग से करते तो वह बच्ची इकर के हाथों में आ जाएगी। न केवल इकर की क्षमताएं मजबूत हो जाएंगी बल्कि वह एस्टीरियन की कमजोरियों पर भी काबू पा लेगा। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एस्टीरियन को इस बात की चिंता हो रही होगी कि हम जरूर ही नेस्टीरियन के साथ मिल गए होंगे। यदि हम इस स्थिति का अच्छा उपयोग करें तो एस्टीरियन के साथ विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। ड्यूक इकर स्माइल करते हुए फेड्री का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि जरूर मैं अपने बेटे पर नजर रखूंगा और इसके साथ ही मैं प्रिंसेस से माफी के तौर पर कुछ करना चाहता हूँ। वह जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को सील करना चाहता था और वो कहता
कहता रहता है कि आखिर आप इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं? अगर हम सब चाहें तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी। ड्यूक कार्सिस को लॉर्ड पर पहले ही शक हो गया था और वो जल्दी से उनके पीछे आते हुए गुस्से से कहते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्किस ईकर को वहां देखकर ड्यूक कार्सिस भी जल्दी से वहां आ जाते हैं और उन्हें गुस्से से कहते रहते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। मार्किस ईकर ड्यूक कार्सिस को वहां देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह हल्का सा घबराते हुए कहते हैं कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मैंने तो सोचा था कि आप इस वक्त अभी पार्टी में होंगे। ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि मैंने उसे बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिया, लेकिन मार्किस वॉरेन ईकर, क्या आप ईकर के महान घराने के मुखिया नहीं हैं? आपको तो वहाँ होना चाहिए था और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। ड्यूक कार्सिस को यहाँ देखकर ईकर सोचते रहते हैं कि मैंने तो बस यही सोचा था कि उस क्षण का मुझे इंतजार करना है जब बच्चों के आसपास कोई भी ना हो। मैं भी स्टेलिन के लिए यहाँ आया था। वह वास्तव में यहाँ की चीजों को देखना चाहता था और यहाँ की सड़कों पर घूमना चाहता था। ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने तो बस आपको मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश करते हुए देखा। ड्यूक ईकर कहते हैं कि ओ, मैं तो उन्हें भोजन के लिए लेकर जा रहा था ताकि वह आपस में दोस्ती कर ले और एक दूसरे से माफी भी मांग ले। ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि इन सब में मेरा मानना तो यह है कि इसके बजाय मुझसे दोस्ती कामयाब की जा सकती है। फैट्री, इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जाओ और फेस्टिवल का मजा लो और घर पर देर से मत आना। और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि आप वापस आने के बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर ले, क्योंकि सड़कों ने उन्हें गंदा कर दिया होगा। यह सुनकर फैट्री स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है पिताजी, आप चिंता न करें। बच्चे जल्द ही वहाँ से चले जाते हैं और ड्यूक कार्सिस और ईकर ही वहाँ पर अकेले रहते हैं। ड्यूक कार्सिस उन्हें गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि आइए हम दोनों मिलकर इस बारे में विस्तार से बात करें कि दोस्ती किस तरह की जाती है। इन सब में हमें छोटे बच्चों को नहीं लेकर आना चाहिए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए मार्किस की इस दोस्ती की बात अच्छे से हो। यह सुनकर वॉरेन ईकर घबरा जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। मैंने यह सब तो प्लान नहीं किया था। वे सभी दूसरी ओर जाते रहते हैं। लेडियन आश्चर्य से कहता रहता है कि मैं तो बिल्कुल उस समय चौंक ही गया था जब अचानक से पिताजी आए थे। ओलिवियर कहती रहती है कि आपने ठीक कहा, अच्छा है कि अंकल वहाँ पर आ गए और उस लकड़बग्गे से व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया। और आपसे सच कहूँ तो मुझे उस तरह की घिनौनी नजरों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। यह सुनकर फैट्री कहता है कि और मैं भी अगर मेरे बारे में कहूँ तो यह मेरे जीवन का सबसे अप्रिय हैंडशेक था। वह सभी बातें करते ही रहते हैं कि अचानक से टियन को अलग सा महसूस होता है और वो सोचती रहती है आखिर यह क्या है, कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि कुछ चिपचिपा सा या घिनौना सा मेरे चारों ओर लिपट गया हो। टियन को ऐसा बर्ताव करते देखकर ओलिवियर कहती है कि टियन, आपको क्या हुआ? आप अचानक से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं? क्या आप ठीक हैं? यह सुनकर टियन अपनी आंखों को खोलती है और सोचती है कि वह कुछ क्षण के लिए ही था और अचानक से गायब हो गया। आखिर वह क्या था? वह डरावना सा एहसास जैसे कि उसने मुझे चारों ओर से घेर लिया हो, अंधकार से ढक लिया हो। अगले दिन टियन अपने पिताजी के साथ आती रहती है और कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। प्लाजा में एक विशाल टावर दिखाई दे रहा है। ड्यूक कार्सिस बताते हैं कि यह लुमिनेरिया प्रतियोगिता के लिए टावर है और इसके साथ ही यह प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। साथ ही यह समय नोबल घरानों के लिए अपनी शक्ति दिखाने तथा साम्राज्य के नागरिकों के समक्ष अपनी ताकत साबित करने का एक तरीका है। और आपको यह तो याद ही होगा कि उद्घाटन समारोह के दौरान सदन के प्रमुखों ने अपनी शक्तियों का आकाश में उड़ा दिया था और उनका प्रदर्शन किया था, है ना? इस बार यह लड़ाई उत्तराधिकारियों के बीच अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए होगी। हालांकि सभी घरानों की पीढ़ियां अलग हैं और
और उनमें अंतर है। बच्चे भी अलग अलग एज के हैं, लेकिन केवल ही उत्तराधिकारी इसमें भाग ले सकते हैं जो कि वयस्क हो गए हों। ये बच्चे जो अभी तक वयस्क नहीं हैं, उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। टियन और लेडियन सीट पर बैठे रहते हैं और लेडियन कहता रहता है कि हमारी ओर से फेड्री इस प्रतियोगिता में प्रवेश करेगा। और शायद आप इस बारे में नहीं जानती होगी, पिछली वाली लुमिनेरिया प्रतियोगिता में फेड्री ने भाग लिया था और वह इसका विजेता था। और इस बार तो टियन आप भी हमारे साथ हैं, इसीलिए स्थितियाँ और भी ज्यादा बेहतर है। साथ ही उसे किसी भी प्रकार के प्रकरण से भड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसी चेयर लीडर उसे चेयर करेंगी। यह सुनकर टियन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही ज्यादा जोर से उनके बारे में चेयर करूंगी और उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करूंगी। दरवाजे खुल जाते हैं और प्रतिभागी अंदर आने लगते हैं। यह देखकर लेडियन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेंट अंदर आने लगे हैं और उन्हें अचानक से वहां पर स्टेलिन दिखाई देता है, जो कि आश्चर्य में लग रहा था। लेडियन उसे देखकर कहता रहता है कि वह इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है। पिताजी, कल आपने इकर्स के साथ क्या बात की थी? ड्यूक कार्सेस कहते हैं कि कुछ खास नहीं, मैंने बस चुपचाप उनसे कुछ बातें की थी। और लेडियन कहता है कि क्या सच में? अगली एंट्री एक पिंक हेयर यंग लेडी की होती है, जिसे देखकर टियन सोचती रहती है कि आखिर यह खूबसूरत रंगीन बालों वाली लेडी कौन है। अगर वह महान घरानों में से किसी एक की है तो शायद वह अर्नेट है, जो कि फूल को खिलते हुए दिखाती है। अगली एंट्री ओलिवियर की होती है, जो कि स्माइल करते हुए उसे गले लगा लेती है। यह देखकर टियन सोचती रहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ओलिवियर उन्हें जानती है और उनके काफी करीब है। मैं इस बारे में कई देर से सोच रही हूँ, मेरी उम्र का दोस्त होना कैसा होगा। यह परिवार से अलग महसूस होगा, है ना? अगली एंट्री रोविन की होती है और उसे देखकर फेड्री कहता है कि वह तो रोविन एस्टेरियन है। वह 7 साल की है और प्रतियोगिता में भाग ले रही है। फेड्री ने भी 8 साल की उम्र में प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसकी शुरुआत की थी। ड्यूक कार्सेस उन्हें बताते हैं कि अतीत में लीना ने 6 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में चैंपियन बनकर सुर्खियां बिखेरी थी। मुझे इस बात पर यकीन है कि जैसा कि लीना ने किया, वह उस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वह नेस्टीरियन की ताकत को दिखाना चाहते हैं। ड्यूक कार्सेस सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि घर के मुखिया उसे इसमें धकेल रहे होंगे। मैंने सुना है कि वे इतनी प्रतिभाशाली भी नहीं है। क्या वह वास्तव में प्रतियोगिता का प्रबंधन कर सकती है? रोविन गुजरती रहती है कि उसकी नजर क्राउन प्रिंस इयान पर गिरती है और वो सोचती रहती है, यह तो क्राउन प्रिंस हैं। मुझे नहीं लगा था कि उद्घाटन समारोह की तुलना से भी अधिक वह यहाँ पर इतने करीब होंगे। रोविन अपने ख्यालों में खोई हुई थी और सोचती रहती है कि क्या क्राउन प्रिंस रोविन को अच्छे से जानते हैं, और वैसे भी रोविन क्राउन प्रिंसेस की उम्मीदवार है। यह सब जानने के बाद में शायद वह रोविन से शादी करना भी चाहते हों। और वैसे भी उन्होंने समारोह के दौरान उस मठ का प्रचार सिर्फ इसीलिए किया होगा क्योंकि वह उनकी कैपिटल के पास रहती है। और यदि रोविन भी कैपिटल में होती और उनके साथ महल में हर दिन बिताती, तो उसके साथ भी टियन जैसा ही विशेष व्यवहार किया जाता। रोविन सीढ़ियों पर उनके पास जाते हुए सोचती रहती है कि मुझे इस बारे में उन्हें बताना होगा कि रोविन भी यहाँ कैपिटल में रहना चाहती है और उनके साथ रहना चाहती है। रोविन को प्रिंस की ओर जाते देखकर ग्रैंडपा चैंडर सोचते रहते हैं कि आखिर रोविन कहाँ जा रही है, और वो सभी शौक में थे। प्रिंस इयान भी उसका इस तरह का व्यवहार देखकर आश्चर्य में थे और रोविन उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहती है कि हेलो योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रोविन एस्टेरियन हूँ। प्रिंस कुछ नहीं कहते हैं और रोविन सोचती रहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उन्हें पास में देखने पर भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। रोविन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं काफी समय से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडपा मुझे यहाँ
पर नहीं लेकर आते थे। इयान पहले से ही काफी परेशान थे और वो सोचते रहते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे अपनी शक्तियों के कारण पहले से ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और अब यह परेशानी और आ गई है। रॉबिन क्राउन प्रिंस के करीब आती है और उसके हैंड को टच करते हुए कहती है कि रॉबिन आपसे शादी करना चाहती है और योहानेस को खुश करना चाहती है। यह उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या चाहिए। रॉबिन के अचानक से टच करते ही योहानेस गुस्से से उसके हाथ को दूर कर देते हैं और गुस्से से खड़े होते हुए कहते हैं कि रॉबिन एस्टीरियन आपको यह कहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मैं आप जैसी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। यह सब देखकर रॉबिन शॉक हो जाती है और क्राउन प्रिंस वहां से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब जब सभी यहाँ पर आ गए हैं तो मैं आदेश देता हूँ कि सभी नोबल घरानों के उत्तराधिकारी एक जगह एकत्र हो जाएं। प्रिंस इयान रोज स्टेज से नीचे आते हुए फेड्री से कहते हैं कि आपको जल्दी करना चाहिए फेड्री। क्या आपको पता है आपकी वजह से मैं कुछ अजीब सी चीजों से चिपक गया हूँ। और यह सुनकर फेड्री कहता है इसके बारे में मुझे खेद है प्रिंस। वह सभी के एकत्रित होने पर कहते हैं तो रॉबिन जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंस इयान कहते हैं कि क्रेशियन के क्राउन प्रिंस और उत्तराधिकारी के रूप में और यो रॉयल मैजेस्टी द्वारा मुझे अधिकार प्रदान किए जाने के बाद मैं साम्राज्य के भविष्य के प्रतीक के रूप में इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहा हूँ। क्राउन प्रिंस सभी प्रतिभागियों को देखते हुए कहते हैं कि आप सभी प्रतियोगिता के नियमों को भलीभांति जानते हैं, है ना? इसीलिए इसके नियमों का उल्लंघन या नियमों से हटकर कोई भी कार्य किया जाए तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इस प्रतियोगिता के विजेता को यदि यह साम्राज्य के भीतर संभव है और कोई अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति की एक इच्छा यानी सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। सभी नियमों को समझाते हुए प्रिंस इयान रोज आगे बढ़ते हैं और टावर पर अपने मैजिक को कैस्ट करते हुए कहते हैं कि इसी के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है।